पुनः मैं आपके सामने हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार पंत, जॉइंट डायरेक्टर मोबाइल वेटनरी यूनिट, यहाँ निदेशालय में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और अब ये अंत की ओर है प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो पहला चरण है वो। तो आज मुझे दायित्व दिया गया है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ वेटनेरियन इन सोसाइटी। समाज में या समाज के प्रति एक पशु चिकित्सक के क्या दायित्व हैं, उसकी क्या भूमिका है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा विषय है और निश्चित रूप से इसमें जितने व्यक्ति, सबके स्वयं के अपने अपने विचार हो सकते हैं। हो सकता है मैं जो चीज़ें आपको बताऊं उससे कहीं ज़्यादा आप समझते हो या उससे ज़्यादा आप एड ऑन कर सकते हो। तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा अपन इसमें जोड़ पाए बातें, हमारी किस तरह से हमारी भूमिकाएं हैं, किस किस तरह से हमारी दायित्व है हमारे समाज के प्रति, या जहाँ जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पे, आपके परिवार में, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, एक राष्ट्र के प्रति आपके दायित्व, राज्य के प्रति आपके दायित्व, जनता के प्रति आपके दायित्व, ये सब हम समझ सकते हैं। एक सामान्य जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और आप उसमें एड ऑन करें अपने हिसाब से। आपको जो लगे उचित है, इस तरह की भूमिका हमारी और होनी चाहिए, तो वो भूमिकाओं भी आप निभाएं, सफलतापूर्वक निभाएं। उद्देश्य वही रहे जो कल के लेक्चर हमने कहा था, एक लोक सेवक की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कि हमारी उन भूमिकाओं में हम एक पशु चिकित्सक के रूप में काम करें जिससे कि हम एक लोक सेवक के दायित्वों का भी निर्वहन कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एग्जैक्टली मैं इसको लेक्चर कहता नहीं हूँ, आज की चर्चा हम कह सकते हैं, बट चूंकि टू वे अभी हम नहीं है, कभी मौका लगेगा तो हम लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे, कुछ टुकड़ों में करेंगे। एक बड़ी संख्या थी इसलिए अभी हम यहाँ आपको एक साथ एकत्र करके चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन कभी ऐसा ईश्वर हमें जरूर मौका देगा तो आमने सामने, जिससे कि वन टू वन अपन चर्चा कर पाए। बट आज मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ और इस आशय के साथ रख रहा हूँ कि इसमें आप अपनी तरफ से चीजें जोड़ें और बेहतर इन बातों को बनाएं। तो जैसा मैंने बताया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ वेटनेरियन। अब पहला शब्द इसमें जो महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ वेटनेरियन, कि आखिर हु इज अ वेटनेरियन, एक वेटनेरियन या एक पशु चिकित्सक कौन है। तो सामान्य सी अगर हम भाषा में बात करें, बिल्कुल इजी वे में, जो आम आदमी जानता है कि अ वेटनेरियन इज अ प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट टू एनिमल। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यवसायी, एक ऐसा पेशा रखने वाला व्यक्ति जो एनिमल्स को चिकित्सा और मेडिकल केयर की सुविधा प्रदान करता हो, वो एक वेटनेरियन होता है। वेटनेरियंस, दे आर स्किल्ड पर्सन्स, आप सब जानते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीजेस एंड इंजुरीज इन अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक पेट्स, लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब जो वेटनेरियंस हैं वो निश्चित रूप से एनिमल्स का इलाज करते हैं और उनको इस बाबत ट्रेनिंग मिली होती है कि वो रोग का निदान कर सकें, उपचार कर सकें और रोग की रोकथाम कर सकें। और इन सब में, सभी तरह के एनिमल्स में, जिसमें कि आपके डोमेस्टिक पेट्स जो है, पालतू, वो भी हैं, आपका पशुधन भी उसमें है। आवाज नहीं जा रही है शायद, कह रहे हैं देखना। अच्छा, आपके शायद नेटवर्क की कोई समस्या होगी। कोई एक अभी इसमें भाई लिख रहे थे कि आवाज नहीं जा रही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी आ रही है आवाज, तो अपने नेटवर्क को थोड़ा देख लें। तो कुल मिला के पेट्स, लाइव स्टॉक और वाइल्ड लाइफ का उपचार, उनके रोग का निदान और उनमें रोगों की रोकथाम से संबंधित कृत्य करने वाला व्यक्ति, व्यवसायी जो इसके लिए स्किल्ड है, ट्रेंड है, वो एक वेटनेरियन है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, ये तो एक सामान्य सी डेफिनेशन हुई। वेटनेरियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ह्यूमन एज वेल एज एनवायरमेंटल हेल्थ। अभी ये जो बात आएगी इसको आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वेटनेरियन अब मात्र पशुओं के उपचार तक सीमित व्यक्ति नहीं है। हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है, वो दुनिया ने, वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा कर दिया है। उनको अब समझ आया कि भाई जो एक पशु चिकित्सक है, इसके बिना पर्यावरण और ह्यूमन स्वास्थ्य को भी मेंटेन नहीं किया जा सकता हमारी सेवाओं के बिना। यानी वी आर uniquely positioned to bridge the gap between human, animal and environmental health।
जो हम एक वन हेल्थ आजकल इश्यू चल रहा है उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये वो बिंदु है जहां हमारा रोल हो सकता है। सामान्य परिभाषा मैंने वेटनेरियन की आपको दी। अब भारत में जो वेटनेरियंस हैं उनको हम एनिमल हेल्थ और वेलफेयर के गार्डियंस भी कह सकते हैं। गार्डियन शब्द आप जानते ही हैं सारे कि वेटनेरियंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सोसाइटी बाय सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ एनिमल्स। देखिए, मूल उद्देश्य चिकित्सा नहीं होता कभी भी। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि पशुओं का और पशुओं का स्वास्थ्य को सेफगार्ड रखना। हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेगा तो अच्छा उत्पादन देगा, उत्पादन देगा तो लाभकारी होगा, लाभकारी होगा तो उसकी स्वयं की हालात अच्छे रहेंगे, उसे पालने वाले पशुपालक के हालात अच्छे रहेंगे, उसका आर्थिक उन्नति होगी, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होगी। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अगर अपन जाते हैं। और दूसरा, अगर अपन रोल की जहां तक बात करें तो अभी ये माना जा रहा है खासतौर से राजस्थान जैसे राज्य में जहां पशुधन एक मूल रोज जो अपना रोज का जो चूल्हा जलता है पशुपालक के घर पे, उसका सबसे बड़ा एक जो आय का साधन है वो पशुपालन है। पशुधन हमारे जीवन का पार्ट है। पशुधन के बिना कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती राजस्थान जैसे प्रदेश में। पहले हम कहते थे कि पशुधन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो किसान है वो पशुधन रखता है। मैं इसके उलट कहता हूं कि जो पशुधन रखता है वही किसान है। आप देखें कि चीजें समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। कृषि में जहां एक तरफ धीरे धीरे करके एक हम उस लेवल पे आ गए, ऊर्ध्वाधर कृषि की तरफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी लगभग हम उस लिमिट पे आ गए कि अब हम अपने इतनी बड़ी जो भीड़ है उसका पेट भरने के लिए उत्पादन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हालांकि रिसर्च वहां भी चल रही है, लेकिन उसकी तुलना में जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा है। और हमारा योगदान भी लगभग लगभग 12 से 13% का हमारा जीडीपी में योगदान है। और केवल एग्रीकल्चर जीडीपी में जिसमें अभी हमें काउंट करते हैं उसके हिसाब से देखें तो आधा योगदान कम से कम हमारा है। तो यानी हम लोग महत्वपूर्ण हैं इस सोसाइटी के लिए। हमारा बहुत बड़ा रोल है इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, वेयर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक rearing आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेटनेरियंस हैव अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। वही बात आ गई कि हमारे यहाँ चूंकि कृषि प्रधान है, वो एक पहले एक हम निबंध लिखा करते थे बचपन में, आप सबको याद होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है। तो ये तथ्य अभी भी वही है। हो सकता है 70 का 67 या 66% हो गया हो, लेकिन इस कृषि प्रधान की तरफ से अगर आप देखें तो मैं कहता हूं राजस्थान राज्य एक पशुपालन प्रधान राज्य है। आप देखें, हर तरह से देखें, हमारे पास जो लाइव स्टॉक है, हमारे पास जो बहुत बड़ी पशुधन संपदा है, ना सिर्फ जेनेटिकली बल्कि नंबर के हिसाब से भी हम बहुत सारी चीजों में देश भर में नंबर वन। उत्पादन भी बहुत सारी चीजों का, ये अपन अलग से आपको चर्चा हुई भी होगी। तो हम कई तरह से लीड करते हैं देश में। तो निश्चित रूप से जब हम लीड करते हैं तो उतनी ही हमारी जिम्मेदारी, हमारी भूमिका बढ़ती चली जाती है। तो आप चूंकि नए वेट से हैं, विभाग में आए हैं, नए जोश के साथ राज्य को हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, ऐसा विश्वास हम करते हैं। क्या हमारी भूमिकाएं मुख्य हो सकती हैं? मोटा मोटा आप सब जानते हैं, सब डिग्री लेके आए हैं, अपन करते कर भी रहे हैं फील्ड में इस काम को। इतने वर्षों तक आपने तपस्या करी है, उस दौरान भी आप लोगों ने फील्ड में काम किया है। कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, हो सकता है कुछ पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप ये देखें कि मूलतः हमारे क्या कोर रोल्स हैं। तो सबसे पहले एनिमल हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें हमारा रोल आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में, यानी रोग निदान और उपचार में। वेटनेरियंस डायग्नोज एंड ट्रीट वेरियस डिजीजेज एंड एलिमेंट्स अफेक्टिंग एनिमल्स, रेंजिंग फ्रॉम कॉमन इन्फेक्शंस टू टू कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये एक लेमैन की भाषा में हमने बताया कि हमारे को निदान और उपचार, जिसमें बहुत सामान्य उपचार भी हो सकता है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हम करते हैं। तो ये सारा रोल हमारा है। अभी आज भी हम अभी एक कॉन्फ्रेंस थी यूनिवर्सिटीज की जो सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली बुलाई थी, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था, वहीं से अभी मैं आया हूँ। तो अभी ये भी चर्चा थी आज के उसमें कार्यक्रम में कि भाई किस तरह से हम अपने इस सारे सिस्टम को इम्प्रूव करें, क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज वेटनेरियंस का रोल बहुत तेजी से बदल रहा है। आज वेटनेरियन वो जो सेकंड ग्रेड का एक आदमी माना जाता था समाज में, वो नहीं रहा। आप अच्छे बड़े शहरों में जाएं, आपके बहुत सारे क्लिनिशियंस को देखें, जो खासतौर से जो
पेट क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, या आप देखें वाइल्ड लाइफ में जो लोग वर्क कर रहे हैं, या आप देखें ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल कॉजेज में जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हैं, दे ऑल आर वेटनेरियंस। इवन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे साथ कई, हालांकि मैं अब काफी सीनियर हो गया, मैं 88 में मैंने एडमिशन लिया था, बट मेरे साथ में मेरे एक बैचमेट हैं, वो अभी यूएस में सेटल्ड है, एक पैथोलॉजी से पीएचडी करी थी उन्होंने किसी फार्मा कंपनी के, वो यूएस और यूरोप के डायरेक्टर हैं। इसी तरह से आप देखें, मेरे एक और मित्र हैं, वो अभी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नोवल ड्रग्स के वाइस प्रेसिडेंट है। दे ऑल आर वेट्स, लेकिन वहां जाके उन्होंने ऊपर एजुकेशन लेके और आगे जाके उन्होंने अपना परिधि को बड़ा किया, और सिंपल वेटनेरियन की जो परिभाषा थी उससे वो बाहर निकले, वो वैज्ञानिक स्तर पे पहुंचे, और वहां पहुंच के वो फार्मा में घुस गए। मतलब वो अब वो डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं कि केवल वेटनरी मेडिसिन पे बात करते हो या वेटनरी पैथोलॉजी पे बात करते हो, दे आर पैथोलॉजिस्ट। आप सोचें कि यूएस से या जो हमारे पुणे वाले या कुछ अधिकारी हैं, ये पीजीआई इंस्टीट्यूट्स में, पीजी इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंसेज के होते हैं, वहां गेस्ट लेक्चर के रूप में जाते हैं। तो हमारा दायरा बहुत बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है। तो एनिमल हेल्थ केयर की हम जो बात कर रहे थे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये बेसिक चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं। आगे दायरा मैं इसलिए बीच बीच में समझा रहा हूँ कि हम लोग इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। दूसरा, प्रिवेंटिव केयर हमारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जब हम फील्ड की बात करते हैं, जहां पे अपन अभी काम कर रहे हैं, हमारे वेट्स जो काम कर रहे हैं, कि दे प्रमोट, वी प्रमोट preventive healthcare measures such as vaccinations, deworming, regular checkups to prevent diseases and maintain optimal animal health। ये हमारा महत्वपूर्ण टास्क है कि हमारा पशुधन ज्यादा सुरक्षित रहे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इस तरह की बातें हमने हमेशा से सुनी पड़ी है। तो आप देखें कि हम वैक्सीनेशंस के द्वारा और अन्य जो भी ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम रोग आने से पहले ही उसको रोकथाम करने में सफल हो सके, ऐसी गतिविधियों में भी वेटनेरियंस ही लिप्त रहते हैं, वेटनेरियंस ही भूमिका है इन कार्यों में। इसके अलावा इमरजेंसी केयर्स जो होती हैं, जिसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देनी होती है पशुओं को किसी भी तरह की क्रिटिकल कंडीशंस में, कोई एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, या कोई वाइल्ड लाइफ में कई सारे केसेस इस तरह के आते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे सब चीज़ों में हमें तैयार रहना पड़ता है। तो हम इमरजेंसी केयर के लिए भी वेटनेरियंस को हमेशा उनकी भूमिका रहती है और उनको तैयार रहना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि सडनली कोई ऐसा केस हुआ जिसमें पोस्टमार्टम के लिए भी हमें जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, कोई गाय का या किसी उसका इशू आता है जिसमें हमें तुरंत जाके डिसीजन लेना होता है, और वहाँ जाके पीएम या वो सब करते हुए लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां भी हमारी ही होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है, ये पहला हमने लिया एनिमल हेल्थ केयर से संबंधित, अब दूसरा आता है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में हमारा रोल। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में डिजीज कंट्रोल एक पार्ट, जैसे जो हमने पीछे कहा, veterinarians develop and implement strategies to control and prevent the spread of diseases among livestock populations। वही वैक्सीनेशन और वो सब जो बात करी, जब स्प्रेड ऑफ डिजीजेस को हम काबू कर पाएंगे तो हम बेहतर लाइफ स्टॉक प्रबंधन कर पाएंगे। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन भी जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हमारा पशु, अगर आप डेयरी पशु की भी बात करते हैं या इवन अपन मीट पर्पज के पशुओं की भी बात करते हैं, जो पशु ढंग से रिप्रोड्यूस होगा, जो दुगुनित होगा, जो मल्टीप्लाई करेगा सही ढंग से नेचुरली, वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। तो हमेशा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही काउंट किया जाता है किसी भी एनिमल में, चाहे उसका प्रोडक्शन कुछ भी हो, दूध देने वाला पशु भी हो तो भी रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण है, वरना दूध नहीं मिलेगा। मांस वाले एनिमल्स है, जितनी जल्दी वो नंबर बढ़ेगा उतनी जल्दी आप लाभकारी वो व्यवसाय बनेगा पशुपालक के लिए। तो we assist in managing the reproductive health of livestock, ensuring efficient breeding and healthy offsprings। ये भी वेटनेरियंस का रोल होता है। तीसरा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारा एनिमल न्यूट्रिशन में। एनिमल न्यूट्रिशन आप जानते हैं एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सारी चीजें अच्छी हैं, हमने बढ़िया जेनेटिक मेकअप के एनिमल्स ले लिए, हमने बढ़िया मैनेजमेंट कर लिया, रख रखाव बढ़िया है, बिल्डिंग अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं न्यूट्रिशनल उसमें बहुत छोटी सी चीज, हमने कोई पर्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिटिव ऐसी चीज, चाहे वाइटामिन की हो, मिनरल्स हो, या कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट कम पड़ रहा हो, या एनीथिंग जो भी चीजें हों, वो कहीं भी कम ज्यादा अगर होगी तो वो एनिमल अपना उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा जितने के लिए वो दे सकता है। यानी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वाली जो बात है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है
उस लेवल को वो प्रोडक्शन में अचीव नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी बात, जो अपने रिकरेंट जो कॉस्ट होती है, जो सतत जो बाद में खर्चे आते हैं निरंतर रूप से, वो न्यूट्रिशन पे ही मैक्सिमम खर्चा हमें करना पड़ता है, यानी उसको अच्छा उच्च गुणवत्ता का आहार इत्यादि देना। तो ये आहार किस तरह का हो, किस तरह की फीडिंग प्रैक्टिसेस हों, क्या-क्या उसको दिया जाना चाहिए, जो संतुलित आहार और सब की हम बात करते हैं, जिससे कि उसके हेल्थ को और प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, ये भी वेटरनेरियंस का ही रोल होता है। आप लोग फील्ड में जाते हैं, आपसे लोग पूछते हैं और आपको ये सब बताना पड़ता है कि भाई इतना महँगा ये तैयार फीड तू ला रहा है कंपनी का, इससे बढ़िया घर में ये पड़ा है, इनको निकाल के आप कर लो, यूज़ करो। ये हमारा रोल है, ये हमारी भूमिका है। और इसके लिए हमें भी समय-समय पर अपडेट होना पड़ेगा। टाइम के साथ बहुत सारी नई रिसर्च आती है। आप लोग नए वेट्स हैं, आप हमसे बाद की चीज़ें पढ़ के आए हैं। हो सकता है अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करें, तो हम वही 90s के दौर की जो चीज़ें सीखी हुई थी, हम उन्हीं की बातें करेंगे। लेकिन इस दौरान गंगा में बहुत पानी बह गया। 90 के दशक के बाद आज हम 2024 में हैं। तो उसी तरह से हमें रेगुलरली, और अब बहुत स्पीड से चेंजेज़ आ रहे हैं। पहले चेंजेज़ थोड़ा स्लो आते थे। तो अपने को स्वयं को भी हमें इन सब चीज़ों के लिए अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम उसको वो सलाह दें जो वो गूगल देवता से उससे एडवांस सलाह ले चुका है। तो हमारा एक इंप्रेशन भी खराब जाएगा कि अरे यार, डॉक्टर साहब तो वो बता रहे हैं, अब तो गूगल में ये लेटेस्ट चल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट है या इस तरह की चीज़ें। तो हमारी इसलिए भी थोड़ा सा दायित्व बढ़ जाता है कि आज सभी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हर एक के हाथ पे हैं, स्मार्टफोन्स में। तो इसलिए हमें रेगुलर अपडेट रहना चाहिए और जो सही सलाह है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और वो देनी चाहिए। तो ये बात हुई लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वेटरनेरियन का, वो है पब्लिक हेल्थ। पहला हमने लिया एनिमल हेल्थ केयर, दूसरा लिया लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट, और तीसरा आया हमारा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है जूनोटिक डिजीज कंट्रोल। जूनोटिक डिजीज आप सब जानते हैं। जूनोटिक डिजीज जो हमारे कशेरुकी जीवों में होता है, कॉर्डेट्स में, मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसमिशन जो होता है रोगों का, उनको जूनोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, और उन रोगों को जूनोटिक रोग कहते हैं। तो उन जूनोटिक रोग का, क्योंकि इसमें पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व हो गई, और जहां पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व होती है वहां सारी सरकारें, सारा सिस्टम बहुत तेजी से, आक्रामक रूप से एक्टिव हो जाता है, एग्रेसिवली एक्टिव हो जाता है पूरा सिस्टम। हल्का सा भी कहीं, जैसे अभी आप देखें बर्ड फ्लू का जब पीछे एक बार आया, तो बर्ड फ्लू के टाइम पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पशु पशुपालन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व। तो जहां पे भी पब्लिक हेल्थ की बात आती है, वहाँ वेटेरियंस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जूनोटिक रोग के नियंत्रण में हम बहुत बड़ी एक अपना रोल निभा सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं। वेटनेरियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। दूसरा, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है जो वेटनेरियंस डील करते हैं। फूड सेफ्टी मतलब we ensure that animals raised for food are healthy and free from diseases that could pose a risk to human health। ये हमारा रोल डायरेक्टली हम कई बार नहीं भी आते इसमें, लेकिन किसी ना किसी रूप में वेटनेरियंस हर तरह से इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हमारा रोल क्या क्या है? हम जब ट्रीटमेंट करने जाते हैं खास तौर से फील्ड में, और ऐसे एनिमल्स हैं जो फूड या मीट पर्पस के एनिमल्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है, तो ऐसी बहुत सी ड्रग्स होती हैं, आप लोग सब पढ़ के आए हैं, इस बीच के लेक्चर्स में मिला भी होगा। हर एक ड्रग का आपने देखा होगा एक एक सर्टेन विड्रॉल टाइम है कि भला आपने कोई इंजेक्शन दिया या आपने एल्बेंडाजोल दिया, तो 14 दिन या समथिंग उसका एक विड्रॉल पीरियड माना गया है कि वो रिलीज होगा। तो हमें जानवरों में दवाइयों का इस्तेमाल करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस समय, ऐसा ना हो कि आज मैंने एक गंभीर रूप से बीमार कोई एनिमल है और उसको ट्रीट किया और 2 दिन बाद वो मार्केट में आ गया, हमने उसमें क्या दवाइयाँ दी। दूसरी बात, हम किस तरह से उन पशुओं को हेल्दी रख रहे हैं, तो उनको हमें सलाह देनी चाहिए। तीसरा, अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा चलन नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एबेटॉयर्स और उस तरह की चीज़ें राजस्थान में प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। जिन स्टेट्स में एबेटॉयर्स या स्लॉटर हाउसेज गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं या पूरे प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, वहाँ भी वेटनेरियंस
रहते हैं जो ये जांचते हैं कि वो मीट या वो फूड जो है वो सेफ है कि नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, किसी तरह से ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क तो नहीं है। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा भूमिका इसमें है, रोल है बहुत बड़ा। और एक और पार्ट हमारा जो है दैट इज रिसर्च एंड एजुकेशन। आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने शुरू में भी कहा कि आप रिसर्च वाले भी होंगे आप में से ही बहुत सारे। तो एनिमल हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, एनिमल वेलफेयर पे तो रिसर्च हम करते ही हैं। हम, जो मैंने भी उदाहरण आपको दिए, हम ऐसे बहुत से फील्ड में रिसर्च करते हैं या रिसर्च टीम का हिस्सा होते हैं या रिसर्च में सहायक होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ से या एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हों। इसी तरह से हम एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए हैं वेटनेरियंस। हम एजुकेशन ना सिर्फ नए वेट्स को एजुकेशन देने में, बल्कि पैरा वेट्स को एजुकेशन देने में, इसके साथ ही हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं ट्रेनिंग्स के नाम से या सीधे किसी गोष्ठी के माध्यम से। लाइव स्टॉक ओनर्स को एजुकेट करते हैं इसी माध्यम से, और जनरल पब्लिक को भी हम किस तरह की एक प्रॉपर एनिमल केयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए या क्या क्या बदलाव आने चाहिए, उन्नत पशुपालन कैसे करना चाहिए, या ऐसी का ज्ञान हमें है। बीइंग अ मेडिकल पर्सन, हम आम जनता से बेहतर समझते हैं इस फील्ड को, तो हम उन सब चीजों में पूरे समाज को किसी ना किसी रूप में एजुकेट कर सकते हैं, बशर्ते, फिर वही शब्द मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कि हम स्वयं अपडेट हों। कई बार ऐसा होता है कि अर्ध ज्ञान वो कचरा ज्ञान से भी बुरा हो जाता है। तो अर्ध ज्ञान नहीं, हम जिस भी विषय पर बोले कॉन्फिडेंस से बोले, लेकिन हम उस विषय पर अपने को अपडेट भी करके रखें। क्या अभी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, क्या बदलाव आ गए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों तक पहुंचेंगे तो हमारा दायित्व दायित्व भी हम निभा पाएंगे, और साथ ही हमारा समाज में एक कद भी बढ़ेगा। ये बेसिक, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि एनिमल हेल्थ केयर की हमने बात कर ली, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की बात कर ली, पब्लिक हेल्थ की बात करी, और रिसर्च एंड एजुकेशन की बात। अब चैलेंजेस क्या होते हैं एक वेटनेरियंस के लिए? एक सिंपल सी बातें हैं, कुछ ऐसी कोट कहीं से निकाल निकाल के किया है। चैलेंजेस आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप अभी फील्ड में हैं, क्या क्या चैलेंज आप वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ वेटनेरियंस के लिए चैलेंजेस। हमारे दिमाग में क्या होता है, जब हम सरकारी नौकरी में हैं तो चैलेंजेस का नाम आते ही हम सबसे पहले सिस्टम के चैलेंजेस को उठा लेते हैं। तो मैं एक गवर्नमेंट वेटनेरियन या एक सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले वेटनेरियन की चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा। वेटनेरियन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उसके दायित्व है उनको निभाने में। तो आप समझ रहे होंगे दोनों बातें अलग है। लाइव स्टॉक हेल्थ, ये एक मेजर चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज वेटनेरियन के लिए अपने क्षेत्र के लाइव स्टॉक की हेल्थ को बरकरार रखना। कैमल्स खास तौर से अगर राजस्थान में बात करो या अन्य भी, मैंने आपको बताया, हमारे पास एक से एक अच्छे पशुधन है, बहुत शानदार। आप गाय में देखें तो हमारे पास थारपारकर है। अभी आप देखें तो लेटेस्ट जितना मैं इधर उधर पढ़ता हूँ, थारपारकर की डिमांड बढ़ती है, पर जा रही है। गिर एक जगह पे मेंटेन होनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले तक या 6 साल पहले तक गिर बड़ा स्पीड से उसका ग्राफ ऊपर गया, लेकिन अब हर पार कर बड़ी तेजी से रिप्लेस कर रही है गिर। तो ऐसी ब्रीड्स, ऐसे अच्छे एनिमल्स जो खासतौर से जिस ब्रीडिंग ट्रैक्ट में वो पाए जाते हैं, जो नेटिव उनका एरिया है, ऐसे इलाकों में ऐसे एनिमल्स को मेंटेन करना, उनके हेल्थ को बरकरार रखना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्य के। इसी तरह से अन्य भी एनिमल्स हैं हमारी। अगर पूर्वी साइड में राजस्थान में हम चले तो हमारा बहुत शानदार बफेलो बेल्ट है। इधर अलवर, सीकर और ये सारी जो आप बेल्ट देखेंगे तो यहाँ शानदार मुर्रा बफेलो भी मिलती है हम, है ना। तो हमारे पास बहुत एक से एक अच्छा जर्म प्लाज्म है। आप देखें कैमल, ऑब्वियसली हम तो कैमल के कस्टोडियन हैं पूरी तरह से, सारा देश यही कहता है हाँ भाई कैमल मतलब राजस्थान। तो जो भी बेस्ट है या वर्स्ट है, जो ब्रीड है वो हमारी ही। हॉर्सेज आप देखें, एक से एक अच्छे हॉर्सेज की ब्रीड हमारे यहाँ पाई जाती है। आप इवन पिग्स में भी हमने काफी कुछ अचीव करने का प्रयास किया था, लेकिन पिग की मार्केट थोड़ा कम होने के कारण उस स्पीड से ग्रोथ नहीं होती है। तो हमारे पास बकरी में आप देखें, खासतौर से बकरियों के लिए और भेड़ के लिए तो राजस्थान जाना ही जाता है। कश्मीर वाले ये कहते हैं कि साहब हमारा राजस्थान से दो तरह का रिश्ता है। एक तो हमारे को मैक्सिमम भेड़ राजस्थान से मिलती है, और दूसरा जो अपने अजमेर शरीफ की दरगाह है। तो इस तरह से आप राजस्थान देखें कि अगर अजमेर शरीफ से लोग जुड़ रहे हैं तो वो यहाँ की भेड़ों से भी जुड़ रहे हैं, और उसमें वेटनेरियंस का बहुत बड़ा रोल है उनको हेल्दी बनाए रखने में उन हर्ट्स को, जिससे कि हमारे पशुपालकों को भी उनको बेच के आजीविका प्राप्त होती है।
दूसरा हमारा जो चैलेंज होता है वो होता है लाइव स्टॉक डिजीज कंट्रोल का। ये वही पॉइंट्स है जो अपन ने पहले बोले, लेकिन ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इनको चैलेंज के रूप में आप लेंगे तो आपको उस तरह से अपने दिमाग में आपको सारे प्रोग्राम्स तय करने पड़ेंगे कि मैं इन चैलेंजेस से पार कैसे पाऊंगा। मेरे क्षेत्र में क्या पशुधन की संख्या है, क्या उनमें समस्याएं हैं, कौन सी डिजीज वहां प्रिवेल करती है, पूर्व वर्षों में कौन से आउटब्रेक्स हुए हैं, कब कब कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं इस क्षेत्र में पहले से लगे चले आ रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे तो आप इन चैलेंजेस से इजीली पार पा सकते हैं। तो लाइव स्टॉक डिजीज कंट्रोल अपने आप में चैलेंज। एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक रियरिंग है राजस्थान में, तो इससे क्या होता है कि ससेप्टेबल हो जाता है हमारा पशुधन बहुत जल्दी रोगाणुओं के संपर्क में आने में, और रोग प्रसार बहुत जल्दी होता है। जो क्लोज्ड कन्फाइनमेंट का जो कन्फाइंड एरिया में पाले जाते हैं जहां पशु बहुत ज्यादा, वहां इन कंपैरिजन इस तरह के संसर्गी रोगों की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। तो वेटरिनरियंस वर्क tirelessly to control and prevent the spread of these diseases, protecting the livelihoods of farmers and pastoral communities. Pastoral communities भी मैक्सिमम राजस्थान में ही पाई जाती हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, पेस्टोरल। तो अब आप देखें कि ये हमारे कुछ राजस्थान के भी अपने चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे वेटनेरियन होने के नाते चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे लाइफ स्टॉक से संबंधित चैलेंजेस हैं। अपन उन सब की बात कर रहे हैं। स्टेट वाइज भी चैलेंजेस सबके अलग अलग होते हैं। अगर हम हिली ट्रैक्ट में होते हैं, हम उत्तराखंड में बैठे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये हिल्स से संबंधित चैलेंजेस ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है कि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है राजस्थान में, तो राजस्थान के अपने चैलेंज है ना। तीसरा हमारा एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में फैली हुई है, विस्तृत है। पूरे राजस्थान में जगह जगह अच्छे अच्छे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि टाइगर भी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, बर्ड्स भी बहुत सारी हमारे यहाँ आती रहती हैं। तो उनका उनको कंजर्व करना, उनको बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चैलेंज बन जाता है। इसी तरह से कम्युनिटी आउटरीच एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। कम्युनिटी आउटरीच मतलब ऐसे जहाँ कम्युनिटीज हैं, जहाँ हम उनको जाके, रूरल लोगों को जाके एनिमल हेल्थ और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, वहां तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना, और मात्र पहुंचाना नहीं, पहुंचाने के बाद वो उस बात को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। ये एक बहुत टफ जॉब है वेटनेरियंस का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जो हम अब तक करते आ रहे थे उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण जो चीजें आती हैं उस पर अपन चर्चा कर ले, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि आप लोग लगभग उतना ही जानते हैं, और अब तो चूंकि नए हैं तो मेरे से तो बेहतर जानते हैं। बट क्या क्या हो सकता है जो पिछले अनुभवों से हमने देखा है, कहाँ कहाँ हमारे रोल हो सकते हैं। तो जूनोटिक डिजीज की अपन महत्वपूर्ण बात करें, चूंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि पब्लिक हेल्थ जैसे ही इन्वॉल्व होती है, तो पब्लिक हेल्थ होते ही सबको ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। जूनोसिस की बात आते ही सब वेटनेरियंस की तरफ देखते हैं बड़ी आतुर निगाहों से कि भाई तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अब तुम ही बचाओ। और ये सत्य है, आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है उस समय कि हाँ, तुम्हारे बिना वो मेडिकोस या अन्य जो भी प्रोफेशंस हैं वो काम नहीं कर सकते। हमने बर्ड फ्लू में देखा, मैं बर्ड फ्लू का मास्टर ट्रेनर भी था नेशनल लेवल पे, तो मैंने उस समय भी देखा सारा का सारा सरेंडर कर जाता है सिस्टम आपके अगेंस्ट। सब जो भी है बताओ करना क्या है। तो यहाँ हमारी महत्ता बनती है। Most veterinarians contribute to public health during routine practice. Both large and small animal practitioners become skilled diagnosticians for acute and chronic diseases of animals that may affect the owners and their families and the surrounding communities. जब हम रेगुलर एनिमल्स के टच में रहते हैं, हम रेगुलर डायग्नोसिस करते रहते हैं, जब हम फील्ड में ऐसी डिजीजेस को देखते हैं, एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस को, तो हम ही ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पशुओं से उनके मालिकों में या उनके परिवारों में या उसके आसपास ट्रेवल कर रही है। हमें बहुत ज्यादा किसी रिसर्च पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब वो फला किताब में पढ़ के बताऊंगा कि ये डिजीज जूनोटिक है। मैं अगर गांव में काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ लक्षण ऐसे दिखे, तो मेरे पास निश्चित रूप से बहुत जल्दी खबर आएगी कि साहब ये तेजी से पशुओं में रोग बढ़ रहा है, इसके कोई लक्षण साहब बच्चों में भी दिखाई दिए, या साहब वो फला फार्मर को भी ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दिया है। हम पहला सीढ़ी है इस दायित्व को निभाने वाले, हमें पता है कि कौन सी चीज जूनोसिस बन सकती है या जूनोसिस है। अब उसके बाद वो क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस है या वो कौन सी डिजीज है, वो बाद में सर्वे के बाद या जांच के बाद निकलेगा। लेकिन पहले स्टेप पे हम जान जाएंगे कि हाँ भाई
यहाँ जरूरी है क्वारंटीन, और अपने एनिमल से आप अलग रहो और ये इसका इलाज प्रॉपरली करो, है ना। कम्युनिटीज आर बेस्ट सर्व्ड व्हेन वेटनेरियंस अप्रोच कलेक्टिव हेल्थ इश्यूज। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। जब हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो हम कलेक्टिव हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, नॉट ओनली एनिमल्स। लेकिन उन एनिमल्स के संपर्क में रहने वाला जो जनधन है, पशुधन की तो कर ही रहे, उस जनधन को भी हम अपने उसमें दिमाग में रखते हुए कार्य करते हैं। तो हम जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल करने में या जूनोटिक डिजीज की जानकारी एकत्र करने में प्रथम स्रोत के रूप में कायम है। Many important zoonotic diseases transmitted by food producing animals have been eradicated or controlled by pasteurization of dairy products, herd testing and culling। ये कुछ उदाहरण से है कि भी ऐसा पहले बहुत सी ऐसी डिजीजेस इरेडिकेट कर दी गई हैं जो जूनोटिक थी, या तो एनिमल्स के द्वारा या एनिमल जनता तक पहुंचती थी। धीरे धीरे हमने जब ये डेवलप किया, पास्चराइजेशन प्रोसेस आ गए मिल्क के और ये सब चीजें आ गई, तो हर्ट टेस्टिंग, कलिंग और इस तरह की चीजों से हमने बहुत सी बीमारियों को रुखसत कर दिया इस जगत से। स्लॉटर के दौरान भी बहुत सी डिजीजेस पकड़ी जाती थी। तो ये other diseases transmitted to humans from food producing animals cause a sizable fraction of the national and international burden of food borne morbidity and death। क्योंकि जो भी ये डिजीज होती है जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स से ह्यूमंस में आती हैं, वो बहुत नुकसान करती हैं, बहुत बड़ा बोझ है फूड बॉर्न मॉर्बिडिटी और डेथ के लिए। तो इसमें हमारा भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फूड सेफ्टी में हमारी भूमिका है, अभी मैंने शॉर्ट में शुरू में भी कहा था कि वेटनेरियंस इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट सर्विस कंट्रीब्यूट इंपॉर्टेंटली टू द सेफ्टी ऑफ द फूड सप्लाई। तो गवर्नमेंट सर्विस वाला मैंने आपको उदाहरण दिया कि जहां स्लॉटर हाउसेज या अबैटर्स बने हुए हैं इस तरह के जो सरकार के नियंत्रण में है या सरकार जिन पे निगरानी रखती है, वहां बहुत बड़ा रोल होता है वेटनेरियंस का। Roles in food animal production can be categorized by stage of production। इसी तरह से एंटी मॉर्टम एक्टिविटीज इंक्लूड एश्योरेंस ऑफ एनिमल वेलफेयर, zoonotic disease recognition and prevention, inspection of प्री स्लॉटर एनिमल्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यू टेस्टिंग। ये स्लॉटर हाउसेस के टेस्ट वगैरह होते हैं। इसी तरह से ये चूंकि फूड सेफ्टी की और फूड एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जहां जो इस तरह के रोल्स में हैं लोग, उनका यहाँ पे रोल की हमने चर्चा करी है। बायोमेडिकल रिसर्च में भी वेटनेरियंस का बड़ा रोल हो गया है। Many naturally occurring diseases and disease processes in animals are identical to those in humans। जैसे आप देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कई तरह के कैंसर्स हैं, ये अभी रिसर्च में चीजें सब आ रही हैं। ये ये वो डिजीजेज हैं जो आइडेंटिकल है ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में। तो जो बेसिक बायोमेडिकल रिसर्च होती है, शुरुआत जब होती है किसी भी रिसर्च की, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे जो मित्र लोग हैं कुछ इधर काम कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन हेल्थ से जुड़े हुए केसेस में चले गए हैं, तो वो जब शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि ऐसी डिजीजेस जिनके लक्षण लगभग ह्यूमन में और एनिमल्स में समान होते हैं, वहां हम रिसर्च मिल के करते हैं। ये शुरुआती बायोमेडिकल रिसर्च जब होती है तो वेटनेरियन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि मेडिको। तो आप ये देखें कि जब हम शुरुआती दौर में ही इन चीजों के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस वहां उस रिसर्च में डालते हैं, तो ना सिर्फ ह्यूमन को बेनिफिट होता है हमसे, बल्कि उन लोगों से एनिमल्स की हेल्थ को भी कंट्रोल करने में बेनिफिट मिलता है जो ह्यूमन मेडिसिन में काम कर रहे हैं। तो ये एक मिला जुला रोल है वेटनेरियंस का और मेडिकल वालों का, कि हम इस तरह से बात काम करते हैं कि बायोमेडिकल रिसर्च में दोनों समान रूप से सहभागी होते हैं। हेल्थ एजुकेशन और एक्सटेंशन में भी हमारा रोल होता है। मोस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट वेटनेरियंस हेल्प एजुकेट द पब्लिक ऑन द थ्रेट ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजिस्ट बेसिकली, एपिडेमियोलॉजी जितनी भी होगी, जितना भी हिंदी में मैं नहीं जानता, लेकिन अपन सभी जानते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट को। तो हम उस बारे में लोगों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातों को वहां पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जहां हमारा रोल होता है। कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिक्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, फार्मास्यूटिकल्स में, ये डिफरेंट फील्ड है जहां वेटनेरियन काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये सारी चीजें, सारे रोल्स हमने इसमें लिखने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि अभी अपन आप सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, हॉस्पिटल्स में अपन काम कर रहे हैं,
तो हम लोग अभी डायरेक्टली इससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से वेट्स वहाँ भी काम करते हैं, तो अपनी ये जानकारी होनी जरूरी है। ensuring that animal drugs, vaccines and devices are safe and efficacious in a shared responsibility। वहाँ यूएस वगैरह में क्या है कि ये सिस्टम की और वेटनेरियंस की दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। जनरल बायोलॉजिक्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, इन सब में भी वेटनेरियंस वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत से कंपनीज में और हर तरह से वेटनेरियंस इन्वॉल्व हैं। अब जो मैंने एक शुरू में आपको नाम दिया था वन हेल्थ, ये वन हेल्थ एक नया प्रयोग है, बहुत नया तो नहीं है, लेकिन कुछ वर्ष हुए हैं अभी अभी अपने शैशव काल में ही है ये प्रस्ताव। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रस्ताव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि भाई अभी हमें केवल सब अलग अलग काम करते रहें, उससे हम दुनिया को नहीं बचा पाए। कि वो ह्यूमन मेडिसिन वाला अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, वेटनेरियन अपने फील्ड में पशुओं की चिकित्सा में काम कर रहे हैं, और तीसरा हम अगर बात करें कि साहब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट वाले अपने। लेकिन आप देखें तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों ही जीवन है। हम जब जीव की बात करेंगे तो हमें समग्र बात करनी पड़ेगी। जो भी जीवित है उनको एक दूसरे पे निर्भरता है, और एक दूसरे पे निर्भरता है तो हमें एक दूसरे की केयर के लिए मिल के काम करना पड़ेगा। इसको वन हेल्थ का नाम दिया गया है। अब वन हेल्थ में मैंने आपको बताया, जैसे मेडिकोज भी हैं, वेटनेरियंस भी हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, तो हमारा भी बराबर का उतना ही रोल है जितना कि अन्य किसी और वैज्ञानिक का। तो हमारे क्या रोल हो सकते हैं इसमें, की रोल्स क्या है वेटनेरियन के लिए वन हेल्थ में? डिजीज सर्विलांस एंड प्रिवेंशन। डिजीज सर्विलांस में आप जूनोटिक डिजीज मॉनिटरिंग में जुड़े हुए हैं, हमने पहले बात कर ली। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, जो ग्लोबल थ्रेट है। आप जानते हैं पीछे कुछ दवाइयों को बैन भी किया गया कि भाई ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है एनिमल्स में बहुत ज्यादा देने से। तो वो जब तक हम मेडिकल साइंस वाले और हम लोग साथ बैठ के चर्चाएं नहीं करेंगे तो ये चीजें कैसे शेयर होंगी। इसलिए इन सबको वन हेल्थ प्रोग्राम के तहत लिया गया। फूड सेफ्टी में भी हमारा रोल है, चूंकि ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मामला है। मीट इंस्पेक्शन का, ड्रग रेजिड्यू मॉनिटरिंग का, ये सारे हमारे रोल है। एनवायरमेंटल हेल्थ में हमारा क्या रोल है? वाइल्ड लाइफ हेल्थ, क्योंकि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ नींव है हमारी, रीढ़ है हमारी, सब एक दूसरे के पूरक है इस पूरे सिस्टम में। ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ अपितु वन, हम स्वयं, जल जीव और जो भी जीवित प्राणी हैं। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो मटेरियल जो है वो उसको छोड़ दें आप, बाकी सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, नेचुरली जो चीज उपलब्ध है। तो ये सारा हमारा ही फर्ज है, वाइल्ड लाइफ हेल्थ का हमारा फर्ज है। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, ये हमारा बहुत बड़ा फर्ज है, जिससे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एनिमल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में हमारा रोल है कम्युनिटी आउटरीच। वेटनेरियंस एजुकेट कम्युनिटीज अबाउट जूनोटिक डिजीजेस, फूड सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर। रिस्क कम्युनिकेशन, ये हमारा रोल होता है। दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पब्लिक अबाउट हेल्थ रिस्क एंड प्रिवेंशन मेजर्स, जो हम लगातार बात कर रहे हैं। इसी तरह से रिसर्च डेवलपमेंट में, वैक्सीन डेवलपमेंट में भी वेटनेरियंस का रोल है। ना सिर्फ एनिमल्स के लिए वैक्सीन, बल्कि ह्यूमन वैक्सीन में भी, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी तरह से डिजीज डायग्नोस्टिक्स में भी वेटनेरियंस का रोल होता है। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं तो यहाँ वेटनेरियंस इन्वॉल्व हैं। इमर्जिंग डिजीजेस सर्विलांस, आपने देखा होगा न्यूली इमर्जिंग डिजीजेस पे रेगुलर आपको फीडबैक्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, कुछ और इंस्टीट्यूशंस देते हैं क्या इमर्जिंग डिजीज आ रही है। क्योंकि अभी आप देखें पिछले 10-15 साल के अंदर बहुत सारी जो नई डिजीज आई, जो ह्यूमन में भी आई, वो सब एनिमल ओरिजिन से थी। हम लगे रहे, हमने कहा कि साहब ये फला देश में ऐसा होता है, इस कारण से हो रहा है, फला देश में ये इस तरह के प्रोसेसेस अपनाते हैं, वहाँ एनिमल रियरिंग का प्रोसेस ऐसा है, उसमें ये कमी है। ये सारी चीजें हमने देखी, और उसी कारण से हम समझ पाए कि हाँ भाई, बीइंग वेटनेरियन हम इन्वॉल्व थे, इसीलिए सारी दुनिया को पता चला कि भाई इस कारण से ये बीमारियां पनप रही हैं। और जैसे जैसे आगे ये बैरियर हम एक दूसरे के तोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो, और जो हम जीव हैं, जीवन जो दिखाई देते हैं, उन दोनों में ये सदियों की लड़ाई है, हमेशा चलती रहेगी। जब उनका जोर पड़ता है तो वो हमें खा जाते हैं, जब हमारा जोर पड़ता है तो हम उनको नष्ट करते हैं। बहुत से रोग को हमने उन्मूलन भी कर दिया,
लेकिन बहुत से रोग हम अभी भी नहीं मिटा पा रहे हैं। नए नए रोग फिर से सूक्ष्मजीव लेके चले आते हैं, और इस सब में हमें ही, अब सबसे बड़ा खेल क्या है इस पूरे सिस्टम का, इसमें वो सूक्ष्मजीव स्वयं सक्षम नहीं है, वो हमें ही माध्यम बनाएगा। या तो किसी पशु को माध्यम बनाएगा, ह्यूमन के ऊपर आ जाएगा, या ह्यूमन को ही माध्यम बना देगा, ह्यूमन पॉपुलेशन पे बीमारी फैलाएगा। तो इन सबको कंट्रोल करना, इन सबको नियत करना, नियमित करना, ये वेटरनियंस का दायित्व है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हमारा दायित्व है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्टुअर्डशिप भी हमें देखनी है, ये भी हमारा दायित्व। कुल मिलाकर veterinarians play a vital role in a One Health approach. Their expertise in animal health combined with their understanding of human and environmental health. अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ हल्का से 2 शब्दों में, कि हम वो लोग हैं जो एनिमल हेल्थ को तो भली प्रकार जानते हैं, लेकिन हम एनवायरमेंटल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के बारे में भी जानते हैं। अब आप इनमें से किसी और वैज्ञानिक को देख लो, तो एनवायरमेंटल हेल्थ वाला एनिमल हेल्थ के बारे में शून्य जानता है, ह्यूमन हेल्थ वाला एनिमल हेल्थ के बारे में शून्य जानता है। हम वो लोग हैं जो हम तीनों ही लेवल पे जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं। तो इट मेक्स अस essential partner in addressing complex health challenges, and by working collaboratively with other healthcare professionals and stakeholders, veterinarians can contribute to a healthier and more sustainable future for all. ये आज के उसका कंक्लूजन, और मेरे लेक्चर में ही एक लास्ट में था वेटनेरियंस ओथ। अब ओथ तो वैसे आमने सामने खड़े होकर ली जाती है, बट मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, हम सबकी आवाजें तो यहाँ खोल नहीं सकते, तो आप मेरे बात, मैं मान के चलता हूँ कि जहां भी आप लोग हैं इसको रिपीट जरूर करें। या आप लोगों ने वैसे कॉलेज में भी ओथ ली होगी, लेकिन जितनी बार इन ओथ को देखा जाए उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे बाद रिपीट करेंगे। बीइंग, जो बोल सकते हैं वो आवाज अपना ऑन कर लीजिए। हाँ, जिनके कुछ लोग चाहें तो अपने स्पीकर्स, अपने माइक्रोफोन ऑन कर लें। करे किसी ने? कुछ लोग चाहें तो अपने माइक्रोफोन ऑन कर लें, जिससे हम ओथ को यहाँ ले पाए। चलिए मैं ओथ पढ़ता हूँ। बीइंग एडमिटेड टू द प्रोफेशन ऑफ वेटनरी मेडिसिन, रिपीट कर लीजिए आप। I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of animal resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge. I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics. I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence. देखिए, अब ये हमने जो ओथ ले ली, ये मेरा अंतिम स्लाइड थी। जो हमने शुरू में भी बात करी, जो स्वयं को अपडेट रखना, जो भी नया ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान से परिपूर्ण खुद को रखना, जिससे कि हम उसका उपयोग अपने टारगेट ग्रुप में ह्यूमन हेल्थ के लिए, वेटनरी हेल्थ के लिए, अन्य कार्यों के लिए कर पाए, ये बहुत आवश्यक है। और यही हमने इस ओथ में कहा कि मेरा जो भी पेशेवर ज्ञान है और जो भी क्षमता है उसको मैं निरंतर सुधार करूंगा, है ना। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मैंने ओथ ली है, तो आप सबने ओथ ले ली है। अब ये ओथ ले ली है तो आपका ये कसम खा ली है आपने, तो ये आपका दायित्व है कि आपने जब स्वीकार किया तो आजीवन दायित्व। एक वेटनेरियन कभी रिटायर नहीं होता,
नौकरी से आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन एक वेटनेरियन आप जिस दिन आपको डिग्री मिली उस दिन से लेके और आपके मृत्यु पर्यंत आप वेटनेरियन रहेंगे। आपको जब समय मिले, जब समय मिले, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उसका उपयोग पशुधन के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और इसके बाद आपका आखिरी लेक्चर लेने के लिए अभी मैडम यहाँ आ गई हैं कॉलेज से। थैंक यू सो मच। क्लास है और जो एस्पेक्ट है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम इससे पहले इस बारे में चर्चा करें तो मैं आप सबका, जितने लोग भी अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं, मैं दिल से आप सबको देखना चाहती हूँ। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करें। सिर्फ हमें वीडियो बंद करके और म्यूट करके क्लास नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपको मालूम है मेरा तो पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आप सभी मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने शुरुआत की थी उस टारगेट को अचीव हम लोगों ने किया। और सभी मेरे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं जो आज इस वीओ की ट्रेनिंग में। और बहुत खुशी की बात यह है कि आप सभी लोग गजेटेड ऑफिसर बन चुके हैं, जिसका ड्रीम मैंने 4 साल पहले देखा था। तो आप सभी को सबसे पहले मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा मेरा आशीर्वाद। आप सभी, तो एक बार मुझे शक्ल बहुत कम लोगों की दिख रही है ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब और RSLMTI प्रशासन में, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। तो जॉब क्या कर रहे हैं आप? जॉब कर रहे हैं आप वेटनरी ऑफिसर की, जो आपका एक ड्रीम था। बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। पंत बॉस, मेरे से पहले जो मेरे स्पीकर्स थे, उन लोगों ने बहुत आपको बता दिया है क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सुपरफिशियल आपसे बात करूंगी। कोई बोझ दिमाग में नहीं रखना है कि कोई सर्जरी पढ़नी है कि क्लिनिक। लाइटर मोड पे रखना है, इंटरेक्टिव रखना है, जैसे मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। तो वेटनेरियन और वेटनरी, ये डेफिनेशन कई बार आप लोगों ने पढ़ ली है। तो कोई एक मुझे बताएगा कि वेटनरी की डेफिनेशन क्या है? अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग दिया हुआ है। वेरियम जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे अलग दिया हुआ है। कौन बताएगा मुझे? कोई एक स्पीक, कोई बताए मुझे वेटनेरियन की क्या डेफिनेशन है या वेटनरी की क्या डेफिनेशन है, जो आप अभी आपने सीखा है या 5 साल की डिग्री में आपने महसूस किया है। क्योंकि ये फील अंदर से आना चाहिए। किताब की डेफिनेशन अब कोई काम नहीं करेगी। फील क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका फील क्या है वेटनरी को लेकर और वेटनेरियन को। तो कोई एक बताए मुझे, आपका स्पीकर मैं ऑन करवाती हूँ, कि डेफिनेशन क्या है वेटनरी की और वेटनेरियन की। प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड। और ये, इसे एक औपचारिक ना समझे। मैं आपको फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि ये क्लास मेरे मन के बहुत नजदीक है, क्योंकि आप सब लोग बहुत नजदीक है। तो प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मेरे से बात करेंगे इस माध्यम से। विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। तो ये किसके लिए करना है? क्या है हम वेटनरी ऑफिसर हैं, एक गजेटेड ऑफिसर हैं, साथ में एक वेटनेरियन है जो कि नाउन है। तो क्या है? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एंड हैज बीन गिवन द ऑथोरिटी। यहाँ पे ऑथोरिटी का भाव लाइए। ऑथोरिटी टू ट्रीट डिजीजेस एंड इंजरीज ऑफ एनिमल्स। यानी कि जब तक हम ऑथोरिटी नहीं समझेंगे, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं समझेंगे किस चीज की, टू ट्रीट डिजीजेस एंड इंजरीज ऑफ एनिमल्स। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज ने हमें दी है, बहुत बड़ी, जिसके आप लोग सभी हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे, जब मैं फेसबुक देख रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली, हालांकि इंजीनियर्स के लिए कहा जाता है, समवन हु डज प्रिसीजन गैस वर्क बेस्ड ऑन अनरिलायबल डेटा प्रोवाइडेड बाय दोज ऑफ क्वेश्चनेबल नॉलेज। तो क्या आप इससे सहमत हैं? यस और नो? कौन गैस वर्क करता है? हम, वी। कौन है हम लोग? वेटनरी ऑफिसर्स, जो अनरिलायबल डेटा, जो मूक प्राणी होता है उसके चीजों पे विश्वास करते हैं। और किसके द्वारा दी गई होती है? जो लाइव स्टॉक ऑनर जो होते हैं, वो पूरी चीजें कैसे होती हैं उनके लिए, वो उनको 100% रूरल बैकग्राउंड से आदमी होता है, तो हम उसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मान पाते हैं। कई बार लैंग्वेज का इशू आ जाता है, कल्चर का इशू आ जाता है। तो ये इंजीनियर्स के लिए तो लागू होता ही होता है, हम वेटनेरियंस के लिए भी लागू होता है। तो हम बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे।
इसी तरीके से वेटनरी और वेटनेरियन का जो एक रिलेशनशिप है वो आपने यहाँ देखा। अब आप साथ में वेटनरी ऑफिसर के एक गजेटेड ऑफिसर हैं। तो गजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या है? गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी होता है। तो सबसे पहले तो प्राउड फील करें। कितने लोग प्राउड फील करते हैं? कितने लोग आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स, सब लोग आपके ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं। कब से आप चाहते थे कि आप गजेटेड ऑफिसर बने, आपके आगे टैग लगे राजपत्रित अधिकारी का। तो उस भाव को, उस जिम्मेदारी को, उस अकाउंटेबिलिटी को समझना जरूरी होगा। बन तो गए हैं आप गजेटेड ऑफिसर, नो डाउट। तो क्या है गजेटेड ऑफिसर? is a government official whose name appears in the Gazette of India or the State Gazette. तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजेट में होगा या स्टेट गजेट में होगा। पब्लिक जर्नल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट to publish official orders, appointments, promotions, and transfers. Being a gazetted officer denotes a certain rank and authority within the civil service or government hierarchy. तो आपको मालूम है गवर्नमेंट हायरकी होती है, हमारे स्टेट ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल की बात करें या स्टेट की बात करें, हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आरएएस ऑफिसर, आरपीएस ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर्स, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वेटनरी का हो। तो एक गवर्नमेंट में हायरकी बनती है। तो हमें सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी होगी। बीइंग कैसे? बीइंग एज गजेटेड ऑफिसर। तो वीओ ही नहीं है। वेटनरी ऑफिसर सिर्फ वेटनरी ऑफिसर ही नहीं है, वो एक गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है। इट मीन्स हमारे समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन हमें करना है। और उस जिम्मेदारी में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा सोशल जो है, हमारी सोसाइटी जो है, उसको हम कितना सर्व कर पा रहे हैं। मैं अपनी हर क्लास में आप लोगों को पहले भी बताया करती थी और अभी भी आज भी कह रही हूँ, अगर हम वेटनरी ऑफिसर बनकर सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए गौरव की कोई बात नहीं होगी। हम तभी गौरवान्वित महसूस करेंगे, हमारे परिवार वाले, सोसाइटी, जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेंगे और एक मूक प्राणी जो आपके जो लाइव स्टॉक है जिसको आपको ट्रीट करना है, एनिमल्स हैं, और उन लाइव स्टॉक ऑनर जो रूरल परिदृश्य के हैं उनको आप समझेंगे और उन जानवर जो उनके हैं, जो उन्होंने ऑन कर रखे हैं, चाहे वो पेट ऑनर्स हो चाहे लाइव स्टॉक ऑनर्स हो, उनकी भावनाओं को समझते हुए अच्छे से ट्रीट करेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्यों जरूरी है। अब आप बार बार एक ही बात मुझे समझ में आती है, जितने लोगों से मैं इंटरेक्शन करती हूँ वो सब बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि मैडम अब तो आरपीएससी का एग्जाम देकर आए फिर भी हमें ये ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, आगे हमें ये एग्जाम देना पड़ेगा, आगे हमें प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल सही बात है, करना ही पड़ेगा। करना क्यों है? क्योंकि हम, हमारी लाइफ जो है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आखिर जो दिन होगा ना उस दिन तक भी हम सीखते आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि हर रोज, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैं हमारे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनसे भी हर रोज हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीखती हूँ। अभी मेरे पास जो बैठे हैं मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है जो मैं उनको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने आत्मसात किया है। तो हमारी पर्सनैलिटी एज अ वेटनेरियन क्या होनी चाहिए और हमें ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, आज आपको ये लेक्चर क्यों देना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, करिकुलम की बात अलग है, आरएसएमएनटीआई ने बना दिया, बट ये आपको खुद को अंतर्मंथन करना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है एज अ वेटनेरियन, एज अ वेटनरी ऑफिसर, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। So, personality development is crucial for veterinarians as it enhances professional expertise or fosters the ability to communicate effectively with clients. अब clients एक word आ गया, आपके clients कौन है? कौन बताएगा आपके clients कौन है? आपके clients, please raise your hand. Client कौन है आपके? कोई भी एक जना बताए। Build trust and manage animal care. Yes, बताएं client कौन है? कौन बताएगा? वीडियो ऑन करें, बताएं। मैम एनिमल और पशुपालक दोनों है, दोनों को हैंडल करना है हमको। हाँ, किसने बोला है? प्रवीण ने बोला है। ठीक है प्रवीण, बहुत अच्छा। तो जो हमारे क्लाइंट्स, और मेरी टेक्निकल भाषा की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा स्टेक होल्डर वर्ड यूज करती हूँ। तो देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स में यूनिवर्सिटी भी है, स्टेक होल्डर्स में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी है, हमारे पशुपालक भाई भी हैं, किसान भाई भी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो, जिनसे हमारी रोज चर्चा होती है, हम जिनको समझ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख सकते हैं कि हमारा, हमें उन्हें रिपोर्ट करना होता है, तो हम कहीं ना कहीं सभी लोगों से संबंधित हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आवश्यक है एक वेटनेरियन के, तो उसको अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बढ़ाना है, अपनी कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज है, कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है उनको और बढ़ाना है, फोस्टर करना है विद योर क्लाइंट्स,
यानी कि फार्मर्स। अब यहाँ क्यों जरूरी है आप कहेंगे, हम तो बात करते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में आप बात करें, अगर पशुपालक इंग्लिश में तो हम बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है या वर्ड्स है उनको तो हम टेक्निकल वर्ड्स को तो यूज करते हैं, बट हमें मैक्सिमम अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़े, जिससे हम पशुपालकों को ज्यादा रीच कर पाए, बिल्ड ट्रस्ट, उनके उनमें एक विश्वास पैदा कर पाए। अरे भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब तो आते ही देखेंगे हाथ, आपने सुना होगा ना, कई जो ह्यूमन डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं यार वो जब इतना सही पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं या आप कैसी हैं, उसमें ही आधा दर्द तो हमारा कम हो जाता है। तो वो विश्वास आपको बिल्ड करना पड़ेगा पशुपालक और अपने मध्य में, यानी कि किसान और आपके मध्य में एक विश्वास, ऐसे ही अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा उनके बिना काम चल जाएगा, हमारे अधिकारियों में यार फलाना डॉक्टर साहब की तो बहुत अच्छी सर्जरी है, वहां तो कोई भी केस आएगा और वो जल्दी से ट्रीट हो जाएगा। एंड मैनेज एनिमल केयर कंपेशेंटली एंड कॉम्पिटेंटली, यानी कि हमें बहुत इफेक्टिवली अपना काम बहुत, जिसको कहना चाहिए, निपुणता से करना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट है हम, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हम जिस काम के लिए हमें भेजा गया है हम उसको कॉम्पिटेंटली इफेक्टिवली काम कर सके और एक जुनून के साथ हम काम कर सके। और यही हमारा, चूंकि आप अभी अभी नए लगे हैं और इन पूरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो पूरा हमारा एक उद्देश्य था, और ऑनरेबल सेक्रेटरी सर का जो हमारा उद्देश्य उनके उनके द्वारा जो हमें बताया गया, जिसको हमने परसीव किया, वो यही था कि आप लोगों में एक जुनून कायम रहे, वो खत्म नहीं हो। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अब तो हमें नौकरी मिल गई है, अब तो हम वीओ हो गए, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, हमने ज्वाइन कर लिया, अब हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। तो ये भावना सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, और आज इसीलिए ये क्लास लेना मेरे लिए परम आवश्यक हो गया, और मेरे को जो टॉपिक दिया गया वो मेरे बहुत दिल के करीब है, और शायद मैं इसको आप लोगों के करीब भी बना पाऊं। अब हम देखते हैं कि क्या एस्पेक्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एज अ वेटनेरियन। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत नजदीक तरीके से मैं आपको बताऊंगी क्या मैटर करता है और क्या कैसे डेवलप होगा। तो एक एक पॉइंट को हम जल्दी जल्दी लेंगे, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, चूंकि आज हमारे जो माननीय सेक्रेटरी साहब है वो भी आज अंतिम क्लास है, तो वो भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है एम्पैथी एंड कंपैशन। तो एम्पैथी क्या होता है, एक डिफरेंस होता है सिंपैथी और एम्पैथी में। कौन बताएगा मुझे डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? यस, प्लीज रेज योर हैंड। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सिंपैथी तो बहुत ज्यादा जानते हैं आप, किसी के प्रति भी सिंपैथी व्यक्त करना आप सभी को पता है। एम्पैथी क्या है? सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी भावनाओं को समझना। तो व्हाई इट मैटर्स, व्हेन डील्स विद इमोशनली डिस्ट्रेस्ड एनिमल। आप सभी को मालूम है जब इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होता है एनिमल, और उसका लाइव स्टॉक भी होता है, जो कि आप देखेंगे पेट ऑनर्स आते हैं कई बार रोते हुए आते हैं। क्यों आते हैं आपके पास रोते हुए? क्योंकि उनको जब वो बीमार होते हैं तो उनका जुड़ाव बिल्कुल उनके फैमिली मेंबर्स से होता है। तो उनकी फीलिंग्स को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एंड शोइंग जेन्युइन कंसर्न हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंफर्टिंग एनवायरनमेंट। यानी कि आपका मूल कर्तव्य क्या है, आप उनसे एम्पैथी से व्यक्त करें और साथ में आप उनको एक कंफर्ट जोन दें, जिससे वो अपनी बात आपके सामने रख सके और आप उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाए। कैसे डेवलप होगा भाई? ये तो करना ही पड़ेगा हमें, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहली बात, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सुनते ही नहीं है। हम में से बहुत लोगों की आदत बन जाती है। हमें पहले सुनना है, क्योंकि हमें ये देखना होगा, जैसे आज मुझे आपका सुनना नहीं है, बोलना है। सुनना जब मैं कहूंगी जब सुनूंगी। हम सेक्रेटरी साहब के पास अभी मैं आ रही हूँ, हमारा एक कॉन्फ्रेंस था तो वहां हम सब सुनकर आए हैं। तो जहां जैसा मौका होता है, तो मेरा एक एडवाइस है, आपकी पर्सनैलिटी में गुण होना चाहिए कि आप अच्छे लिसनर बने। स्पीकर तो बने ही बने, कम्युनिकेशन स्किल तो आपके पास होनी ही चाहिए, बस उससे बेटर है कि आप कहते हैं ना कि चुप रहता है आदमी वो ज्यादा सक्सेस करता है, हमेशा बोलता है वो नहीं होता, और एक चुप्पी जो होती है हजार चीजों को जो है वो खत्म कर देती है। तो लिसनिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। शो पेशेंस, बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी का गुण है, हमारे में धैर्य होना चाहिए। एंड बी अटेंटिव टू द एनिमल्स एंड लाइफ स्टॉक्स नीड। और सबसे बड़ी बात है, आप जरूरत नहीं समझेंगे, किसी की नीड नहीं समझेंगे, चाहे वो हमारा फार्मर है, चाहे वो हमारा लाइफ स्टॉक ऑनर है, तब तक हम उसके प्रति एम्पैथी व्यक्त नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है एम्पैथी। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो क्यों जरूरत पड़ी, क्यों मैटर करता है ये? क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स जो होती हैं बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल मैनर पे किसको बतानी होती है, लोकल लैंग्वेज में पशुपालकों को बतानी होती है, रिपोर्ट देनी होती है, उनके बीच में उनको ट्रस्ट जो आए, जो भी आप कह रहे हैं, चाहे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कह रहे हैं, या कई बार हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है कि आप डायग्नोस्टिक लैब में टेस्ट करा पाए, आप तुरंत ही जवाब देना पड़ता है। मेक इट इजियर टू डिस्कस ट्रीटमेंट प्लान्स। आपको उनको बताना होता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको आगे ये करना पड़ेगा, सारी चीजें जो भी है उनसे पहले पूछनी है,
यानी कि आपको एक बहुत अच्छा लिसनर, एक से एक पॉइंट जो है आप देखेंगे एम्पैथी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हर पॉइंट किसी ना किसी के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। हाउ टू डेवलप, आपको वर्बल और नॉन कम्युनिकेशन, जो आपका नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन का टाइप होता है, दोनों को, वर्बल आप समझते हैं बोलने का तरीका जैसे मैं बोल रही हूँ, नॉन वर्बल बहुत बार हमने चर्चा की है, गेस्चर बहुत कुछ बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैट कोई सीरियस आया है तो आपको मालूम है पैट ओनर तो सीरियस ऑलरेडी है, उसके तो आंखों में पानी आ रहा है, अब लेकिन आप ऐसे मत बन जाना। तो नॉन वर्बल जो गेस्चर है आपका, आपको कैसे रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, पेशेंटली समझाना पड़ेगा, उसकी बात समझनी है, सुननी है, उसको चुप कराना है, उसको समझाना है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, या जो भी कंडीशन है उसको अच्छे से, ये नहीं कि उसको पैनिक में ला देना है। तो यूज एम्पैथी व्हेन टॉकिंग टू ऑनर्स एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर और कंडीशंस क्लियरली एंड काइंडली। और एक बार धोखा भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हम फिर अपने प्रोफेशन के साथ एथिकली बात नहीं कर रहे, है ना। हमें सही बात बतानी है, काइंडली बतानी है, कि पोलाइटली। सबसे बड़ा आदमी का जो गुण होता है, हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि पोलाइट रहना चाहिए। विनम्र, विनम्रता जो है वो हमारा आभूषण है, ऐसे हमारी संस्कृति में कहा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें विनम्र होना है, हमें एथिकल अपने आप को जो है एम्पैथी के साथ, पेट ऑनर्स के साथ, लाइव स्टॉक ऑनर्स के साथ बिहेव करना है विथ एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत सुन रहे हैं, पहले तो आईक्यू आईक्यू की चर्चा होती थी, अब क्या है ईक्यू। तो आप कहेंगे वेटनरियन को इतना सब कुछ क्यों बता, नहीं भाई आज तो जरूरत है वेटनरियन की। वेटनरियन को आज हमें बहुत बहुत उस लेवल पे लेके जाना है जहां पे चाहे आप वेटनरी ऑफिसर ही क्यों ना हो, जो इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके सोसाइटी को बहुत कुछ दे सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, वेट्स ऑफर एनकाउंटर, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग स्ट्रेसफुल कंडीशंस को एनकाउंटर करते हैं, सिचुएशंस को करते हैं। ऐसा नहीं कहीं पेशेंट लेकर आए, आप अपने सबॉर्डिनेट से लड़ रहे थे और आप क्लाइंट से भी लड़ने लगे। कई बार ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल में कोई बात हो गई और आपका सबॉर्डिनेट आया, आपने उसको कुछ कह दिया, इतने में आपका क्लाइंट आ गया। क्लाइंट कौन, जो आपका ऑनर है, और वो आपको कुछ बता रहा है और आप उसके ऊपर ही चिल्ला दिए। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू नेविगेट दीज चैलेंजेस विद कामनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। आपको प्रोफेशनलिज्म भी रखनी है, आपको स्थिरता भी रखनी है, अपने मन का जो है उसको चंचल नहीं करना है, यानी कि पेशेंटली, एम्पैथी के साथ, कामनेस के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको बिहेव करना है। कैसे डेवलप होगा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड एंगेज इन reflective practices that help you understand your own emotions and those of others। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अपने इमोशन समझते होंगे कि आपके परिवारजन या आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, तो आप दूसरों के इमोशंस को भी समझेंगे। तो मेरा आपसे आज यही रिक्वेस्ट है कि हमें दूसरों के इमोशंस को समझना है विद आवर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तो आनी ही चाहिए। क्या मैटर करती है, क्योंकि आप डायग्नोस्टिक जो आपका डायग्नोस कर रहे हैं, ये पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होगा। डायग्नोसिंग हेल्थ इश्यूज इन एनिमल्स रिक्वायर्स शार्प एनालिटिकल थिंकिंग। एनिमल आ गया, वो खड़ा हुआ है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, तो आपको आपके माइंड में शार्प एनालिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन सिम्पटम्स आर अनक्लियर और व्हेन क्विक डिसीजंस आर नीडेड इन इमरजेंसीज। कई बार इमरजेंसी होती है, कई बार ओटीज के केस होते हैं, आईसीयूज के केस होते हैं, तो हमें हमारे दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। और आपके अंदर क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव द स्किल्स। कौन सी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि शार्प एनालिटिक थिंकिंग से आती है। कैसे डेवलप होंगी, ये तो बता दिया, ये होना चाहिए। स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वेटनरी प्रैक्टिसेस। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं क्यों अपडेट रहना है, हमें टेक्नोलॉजी से क्यों मॉडर्न हो रहा है, क्यों होना है, क्योंकि हम जब तक लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक से, लेटेस्ट वेटनरी प्रैक्टिसेस से नहीं, हमको नहीं पता होगा, तो हम किस तरीके से ऐसी कंडीशंस को फेस करेंगे। कोलैबोरेट विद पीयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे हॉस्पिटल के बगल वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सर्जन हैं और अभी हम वेटनरी ऑफिसर हैं, हमने स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, तो आप बिल्कुल हिचकिए नहीं, कोलैबोरेट करिए। आपके जो सबॉर्डिनेट भी हैं, अगर वो उसमें एक्सपर्टाइज रखते हैं तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछें, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, जहां आपको यूनिवर्सिटी में पूछें, जहां जो एक्सपर्ट आपको नजर आता है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमें एक कंक्लूजन चाहिए जो उस ऑनर के लिए, जो उस एनिमल के लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, फायदा दे सके। एंड एंगेज इन केस स्टडीज। मैं आपको वापस से कह रही हूँ, बीइंग एन लेक्चरर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, केस स्टडी, क्योंकि क्लिनिकल में आपको पढ़ाया जाता है। केस स्टडीज हम कॉलेज में थे, जब हम 4th ईयर में थे, जब हमने इंटर्नशिप की, बहुत केस स्टडीज देखी हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या करती हैं, क्या करेंगी वो, इट एनहांस योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। क्योंकि आपको पता चलेगा, अरे मैंने तो वो वाला केस देखा था, वो कुछ कुछ ऐसा ही केस था, तो ये वहां पे वर्क करेगा, ये जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ वर्क कर सकता है, ये डायग्नोसिस यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी।
लीडरशिप एंड टीम वर्क बहुत बड़ी बात है। आप वेटनरी हॉस्पिटल के इंचार्ज बन गए हैं, आप राजपत्रित अधिकारी हैं, आप पॉलिक्लिनिक में भी हैं, आप वेटनरी हॉस्पिटल में हैं, तो वहां आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। टीम का मतलब क्या हुआ, आपके नीचे देखेंगे आप LSAs होंगे, VA होंगे, आपके सबॉर्डिनेट 4th क्लास होंगे, जो भी लोग हैं आपके, तो आप लीडर हैं। तो ये लीडर वाली फीलिंग आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, इसको हम लीडरशिप कहते हैं। क्वालिटी आप सब में है लेकिन आप दिखाते नहीं। तो लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क। क्यों मैंने कहा टीम वर्क? क्या अकेला डॉक्टर फील्ड के अंदर ऑपरेशन कर लेगा, डिस्टोकिया कर लेगा? कभी नहीं कर सकता है। उसको किसकी जरूरत है? उसको एक अच्छे लीडर होने की जरूरत है, साथ में टीम वर्क बहुत जरूरी है। दे एंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। और आप बात हमेशा मान के चलिए, मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में और जब आप लोगों से, जब आप मुझे मिलने आते हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, काम करने का एनवायरनमेंट हमेशा हेल्दी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को एकदम अच्छा सा एनवायरनमेंट दें। आप देखिए आपको हॉस्पिटल में कितना अच्छा काम होगा, कितने अच्छे लोग आपके साथ आएंगे, और कितने केसेस आप देखेंगे ओपीडी में, कितने केसेस आपके आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्क कल्चर, और आप, चूंकि आप सब ये सोचते हैं कि अब तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, कि अब ये सब चीजें जो मैडम बता रही हैं कि ये ऐसे एनालिसिस होता है, ऐसे होता है, ये काम नहीं करेगा। आप देखेंगे आज आज आप एक या दो चीज को ही आपके साथ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आप लीडर हैं, तो आप रियल में लीडर हैं। आप टीम वर्क एक बार अपना के देखिए, अडॉप्ट करके देखिए, तो आप मुझे बताइएगा अगली बार जब मैं आपको मिलूंगी कि कितना आप में इंप्रूवमेंट आया, आपके हॉस्पिटल में कितना इंप्रूवमेंट आया, और हमने सोसाइटी को कितना कुछ दिया। तो कैसे आएगा लीडरशिप? टेक लीडरशिप रोल्स इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, लर्न कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हमें बीच में से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस डेलीगेशन। और आप ये चीज और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा कहती हूँ टीम वर्क बहुत अच्छी बात है, लीडर बहुत अच्छी बात है, अपना काम डेलीगेट कीजिए। जब हम ल्यूमिनोटॉमी करते हैं, आप देखिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, क्यों? हम सबको एंगेज रखते हैं, बिकॉज सब मोटिवेटेड हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। क्लीनिंग करने वाला है वो क्लीनिंग कर रहा है, सूचरिंग वाला सूचरिंग कर रहा है। तो सारे काम जो है वो हम, हमारे जैसे हमेशा कहते हैं, अपने अधिकारों को भी डेलीगेट करना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा है, तो प्रैक्टिस करें, अपनी डेलीगेशन करें अपनी चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लीडरशिप जो है वो आप में होनी चाहिए, टीम वर्क के साथ और डेलीगेशन के साथ आपको काम करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंगेजिंग योरसेल्फ इन वॉलंटियर वर्क कैन आल्सो बिल्ड टीम कोलैबोरेशन। टाइम मैनेजमेंट, हमेशा से जब मैं आपकी इंटरव्यू की क्लास लेती थी तो टीम मैन आपको कहती थी कि दो तीन चीजें आपके लिए एसेंशियल है, चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज टाइम एफिशिएंटली इज क्रूशियल, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द मल्टीपल केसेस एंड इमरजेंसीज। जो लोग पॉलीक्लिनिक में है, वो मेरी इस बात को 5 बत्ती में भी जो लोग अभी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। वहां एक वेटनरी डॉक्टर होता है, एकदम अचानक से केसेस आते हैं, मल्टीपल केसेस, डिफरेंट टाइप के केसेस विद इमरजेंसीज, और आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे हम देखते हैं, कभी तो एनेस्थीसिया हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ गया, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। और मैं अभी आगे आपको बताऊंगी भी कि क्या जरूरी है। हम सबके लिए बहुत जरूरी है पंक्चुअलिटी। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉपरली सही टाइम पे हम कहाँ जाएं, हॉस्पिटल जाएं। यानी कि नौकरी जो है ना, उसको बहुत अच्छे, बड़ी मुश्किलों से मिलती है नौकरी। हाँ, तो नौकरी को जो है वो हमें हमें भगवान मानकर उसको अपनाना चाहिए। पंक्चुअल, हमेशा टाइम पे जाएं। और आप देखिए टाइम पर जाएंगे, कितने सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा खुश रहेगा। हाउ टू डेवलप प्रायोरिटीज, आपको तय करनी है प्रायोरिटाइज टास्क, क्रिएट अ डेली शेड्यूल एंड लर्न टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और क्राइसिस कामली। फॉर एग्जाम्पल, मैं जयपुर में, यहाँ हम रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सेक्रेटरी साहब ने बुला लिया, डायरेक्टर साहब ने बुला लिया, काम कुछ और करना था, मैंने डायरी में मॉर्निंग में कुछ लिखा, लेकिन मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बुला लिया गया किसी और काम के लिए। तो हमें हमारे टाइम को मैनेज तो करना है। टाइम सबके पास 24 घंटा है, आप सोते भी हैं, आप काम भी करते हैं, ट्रेवलिंग में भी जाते हैं, आपको गाड़ी चलाना है जयपुर में, 1 घंटा जयपुर में लग जाएगा जाने आने में। तो हमें सारा, खाना भी खाना है, सोना भी है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो यू हैव टू मैनेज द टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। बड़े अच्छे शब्द हैं, टेक्निकल शब्द हैं। लर्निंग, जैसे मैंने कहा जब तक मरेंगे, मैंने कहा कि जब तक मेरा लास्ट डे होगा, मैं आप सबसे, सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखती रहूंगी। तो लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। बड़ा एक अच्छा वर्ड आ गया है आजकल, CV, कंटिन्यूअस वेटनरी एजुकेशन, जिसको हम बहुत जल्दी प्रमोट करने वाले हैं। एंड अडेप्टेबिलिटी, हमारे में टाइम मैनेजमेंट तो है, लेकिन हमको अपने आप को अडेप्टेबल करना पड़ेगा। पढ़ते हैं ना हम, क्या होता है, प्लांट्स कैसे अपने आप को अडेप्टेबल करते हैं, कैसे इकोलॉजी कैसे काम करती है। तो हमें क्यों जरूरी है? बिकॉज वेटनरी एजुकेशन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स विद न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजी, और जो चेंजेस हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे को फोर फ्रंट पे लाते हैं हमारे प्रोफेशन।
तो जब तक हम अपडेटेड नहीं होंगे, लर्न नहीं होगा, आज देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, वेटनरी एजुकेशन। आज सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया, हम सब जब कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, रॉयल कॉलेज को आप कभी वेबसाइट सर्च करिएगा, रॉयल वेटनरी कॉलेज इंग्लैंड की, वहाँ देखिए आप। हम तो अभी ऑप्थेल्मोलॉजी पे पढ़े हैं, वो लोग क्या नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजी के भी कितना सुपर स्पेशलिटी कर दिया उन्होंने। नेफ्रोलॉजी हो गया, बहुत सारे ब्रांचेस है जो हमें जिसमें हमें वर्क करना है, सर्जरी करनी है। तो स्पेशलिस्ट बनिए, क्योंकि ये कैसे बन सकते हैं आप कंटिन्यूस लर्निंग से बन सकते हैं, खुद सीखने की लगन होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी। जब हम पढ़ा करते थे, मैं आपको बताना चाहूंगी, कंप्यूटर्स भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास, मोबाइल तो दूर की बात है। तो जब हम लोगों ने आज सब कुछ करना सीख लिया, जैसे जैसे वक्त आया उसके हिसाब से हमने लर्निंग की और आप लोगों के लिए तैयार हुए। तो आप लोगों को भी बहुत जरूरी है पार्टिसिपेट इन कंटिन्यूइंग वेटनरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हमने सीवीई कहा है। बीसीआई भी लेकर आएगी इसको, और राजूवास भी लेके आएगी, और एनिमल हस्बेंड्री भी इसको अडॉप्ट करेगा। वर्कशॉप सेमिनार बी ओपन टू फ्री एंड लर्न फ्रॉम पीयर्स एंड एक्सपीरियंसेस। मैं फिर आपको एक बहुत अच्छी बात आपको समझाना चाहूंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अपने पीयर्स, और जो पीयर्स होते हैं ना, आपके साथ वाले, आपके बड़े, जो भी ये काम करें, उनसे हमेशा सीखें और उनके एक्सपीरियंसेस का लाभ लें। ये चीज अगर आपने आ गई तो आप, इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है, जो आपका स्ट्रेस क्या है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील करने में लगी हुई है। रेजिलियंस, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेजिलियंस बोलते हैं हम हिंदी में लचीलापन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है भाई? स्ट्रेस मैनेजमेंट आप जब देख रहे हैं कि आप इमोशनली और फिजिकली आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, लॉन्ग आवर्स है, यूनिटोमी कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, थक रहे हैं, बैठे हुए हैं किस पोजीशन में, हाई प्रेशर, मॉक आगे, आप देखेंगे कई बार ऐसे केसेस होते हैं पोस्टमार्टम के, या फिर गौकशी वगैरह होती है और आपको भेज दिया जाता है, तो आप हाई प्रेशर सिचुएशन में, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, डॉक्टर साहब करिए। अब जैसे सांबर वाली झील में देखेंगे कि बर्ड्स मर गई इतनी सारी, तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस में, हाई प्रेशर सिचुएशंस के अंदर हमें अपना दिमाग जो है उसको इस्तेमाल करना होता है। और हमारे अंदर लचीलापन, ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा कि नहीं मैं तो बिल्कुल अडिग रहूंगा, अडामेंट रहूंगा, मुझे तो ये नहीं करना, मेरा काम नहीं है। कई बार हमें आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाके काम करना। तो ये अपने अंदर एक चीज को अपना लें, आज ही अपना लें। बिल्डिंग रेजिलियंस इज की टू मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कैरियर सेटिस्फेक्शन। तुरंत तो आपने कह दिया भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, मेरा नहीं, मेरे दूसरे डॉक्टर करेंगे। क्या इमरजेंसी दूसरे की फील्ड देखती है? अगर जानवर मर रहा है, अगर कोई कैटल मर रही है, तो वो ये नहीं देखेगी दूसरे, अगर आप उपस्थित है तो आप भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है, अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म कैरियर विद सेटिस्फेक्शन, कि आप सोए रात को तो आपको ये लगे कि जो मैंने आज पूरे दिन भर किया मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो तनख्वाह मैं उठा रहा हूँ, मेरे लिए उचित है। तो बहुत जरूरी है आपका, क्या करना है आपको रेजिलियंस रखना है, स्ट्रेस मैनेज करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जिसपे शायद बात पहले भी हो गई है। एथिकल डिसीजंस लेने हैं, किसके? क्योंकि ये जो है वो वेटरनरी प्रैक्टिस में कुछ एथिकल डिसीजंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। कैसे आएगा? रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ योर वर्क, स्टे ट्रू टू योर प्रोफेशनल वैल्यूज। तो एक वर्ड आता है प्रोफेशनल वैल्यूज, बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका एथिकल वैल्यूज और प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है। एंड सी मेंटरशिप व्हेन फेसिंग डिफिकल्ट मोरल डिसीजन। तो आप ध्यान रखें, डिसीजंस कितनी बार मुश्किल भी होते हैं। यूथेसिनिया अगर हम बात करें, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो हमें डिसीजन जो है वो किस तरीके से लेने हैं, इथिकल और इंटीग्रिटी के साथ। Focusing on these traits can significantly improve your profession and personal development, making you not only a more skilled veterinarian but also a respected and compensated individual in the field. तो आप देखिए क्यों हम सर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, आप राजपत्रित अधिकारी बन गए, वेटनरी ऑफिसर है। क्यों ये सब पढ़ रहे हैं हम? ये जो इतने एस्पेक्ट आपने देखे, मैंने 9 एस्पेक्ट आपको बताए हैं। और आप क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 20 ट्रेड्स में काम करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमारा प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, जिससे आप स्किल्ड वेटनेरियन बन जाएं और साथ में समाज में एक आपका रेपुटेशन हो, आप रिस्पेक्टेड हो, और कहा जाए कि ये फलाना डॉक्टर साहब तो बहुत जुनूनी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लगन वाले हैं। तो रिस्पेक्ट आपको जब भी मिलेगी जब आप काम के प्रति वफादार हो। ये एक आइडियलिस्टिक, आपको मैं आइडियलिज्म की बातें नहीं बता रही हूँ, ये फैक्ट है। जो काम करता है, आप नाम आपके फील्ड में देखेंगे, आपके बॉसेस को आप देख रहे हैं फील्ड के अंदर, जो काम करता है उसी का ही नाम है, ऐसे ही नाम नहीं होता है किसी का भी। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ एस्पेक्ट्स थे जो बहुत जरूरी हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है। स्वॉट एनालिसिस, नाम बहुत बार सुना है, मैंने भी अपने इंटरव्यू क्लासेस में आपसे चर्चा की। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा आपको करूंगी 5 मिनट की। क्या होता है, हम सभी आदमी की, मेरी भी, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं है कितना ही बड़ा आप हो जाए आप में कमियां नहीं होंगी। तो 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे जीवन के। कौन कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
हिंदी में कहें तो हमारी ताकत, वीकनेस हमारी कमजोरी, अवसर अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जिससे हमें डर लगता है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। हो सकता है आज आपकी पर्सनैलिटी उस लायक नहीं हो जिस लायक हमको बनानी है, तो कैसे करेंगे? तो हमें हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर स्ट्रेंथ्स लानी पड़ेगी। वीकनेस को समझकर, वीकनेस जब तक आप वीकनेस को समझेंगे नहीं अपने, आप उसको दूर नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज, कई बार हमें अवसर मिलते हैं, ट्रेनिंग का अवसर मिल गया हमें, फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर जाना है, सर्जरी की करनी है, लेकिन आपको अपना घर परिवार छोड़ना है, हो सकता है 21 दिन की ट्रेनिंग है। हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं है। जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। और आगे जब ही बढ़ सकते हैं जब क्या करेंगे आप, जब आगे आगे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं उनको एक्सेप्ट करते जाएंगे। थ्रेट्स, थ्रेट्स को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेट्स तो आपको मालूम है, जब तक आप वीकनेस और थ्रेट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारा स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो ये मैं नटशेल में आपको बता दूं। हालांकि स्वॉट एनालिसिस आप लोग कहेंगे क्या डांडा डॉक्टर के लिए जरूरी होता है, नहीं, आजकल ये सब जगह जरूरी है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कितने बिजनेस कॉर्पोरेट्स हो, हम सब के लिए स्वॉट एनालिसिस असेंशियल है। किसने दिया था? अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था। क्या करता है? ये टेक्निक दैट enables a group or individual move from everyday problems and tradition strategy to a fresh perspective। आप देखेंगे यहाँ क्यों जरूरी है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में जरूरी होता है। इट हेल्प्स यू टू डेवलप देयर कैरियर्स इन अ वे दैट टेक्स बेस्ट एडवांटेज ऑफ योर टैलेंट, एबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगेन आई रिपीट, आपका टैलेंट आपके पास है, आपकी एबिलिटीज आपके पास है, और अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलने वाली है? बाहर से मिलने वाली है। तो अपने टैलेंट्स को, आपकी एबिलिटीज को पहचानिए और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब्स करते हुए प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाइए। पॉजिटिव क्या है? हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, हर चीज का नेगेटिव होता है। इंटरनल हमारे मन का, एक्सटर्नल बाहर का। तो पॉजिटिव देखेंगे स्ट्रेंथ है इंटरनल। नेगेटिव अगर इंटरनल की बात करें तो वीकनेस है, कुछ कमजोरियां हमारे में भी, मेरे में भी है। कोई भी इंसान 100% नहीं है, बट हम उसको 100 को, जो हमारी वीकनेसेस है उसको कितना कम कर सकते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो प्लीज उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, लेकिन हमें एक ऐसा समय चाहिए जहां हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ्स हो, वीकनेस ना के बराबर। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज होती है, मैंने जैसे बार बार कहा, थ्रेट्स जो हैं वो भी नेगेटिव वे में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव वे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पफुल क्या है हमारे लिए, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हार्मफुल क्या है, वीकनेस एंड थ्रेट्स। What advantage or what advantages, for example, skills, educational knowledge or personal connections do you have that others don't have? क्या हमें strengths को, अब आप चारों बातें तो आपने बता दी, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? हम ऐसे पहचानेंगे, हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, अपने साथी से कंपेयर करेंगे, यार ये चीज तो मेरे में है, आप में नहीं है, सामने वाले में नहीं है, तो वो हमारी क्या हो गई? स्ट्रेंथ। बट वो वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, समाज के लिए। तो वो क्या है जो दूसरों में नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। खराब चीज नहीं, अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज। व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स? क्या आप और बेहतर, चलो आज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कल जरूर करेंगे। व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स? व्हाट पर्सनल रिसोर्स डू यू हैव एक्सेस टू? व्हाट डू यू अदर पीपल सुपीरियर सी एज योर स्ट्रेंथ? और दूसरी बात, हमेशा इंटरेक्शन करते रहें। किससे इंटरेक्शन करते रहें? आपके बॉसेस से, आपके सीनियर्स से, आपके एलएसए से, सबऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। वो बताएगा डॉक्टर साहब आपकी तो ये विशेषता, ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये सर्जरी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, यहाँ केस पीडी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कौन बताएगा? व्हाट डू यू अदर पीपल सी? वो क्या देखते हैं? कई बार हम अपना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नहीं करना है हमें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, सामने वाला ही आपकी चीज को परखेगा। तो उनका ध्यान रखिए, सुपीरियर्स आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उनके बारे में आपको समय समय पर बताते रहते हैं। तो someone we don't recognize our gene, our real strengths, so problems assist us in reaching our potential। तो बहुत ध्यान रखने की बात है कि कई बार हम हमारे रियल स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है? सो प्रॉब्लम्स असिस्ट अस इन रीचिंग अवर पोटेंशियल। हमें क्या करती है कि हमें प्रॉब्लम होती है हमारे पोटेंशियल को पहचानने में, क्योंकि हम हमारे रियल स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाए। वीकनेस, व्हाट शुड यू अवॉइड? क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे कम करना है? व्हाट थिंग्स आर द पीपल अराउंड हिम और हर लाइकली टू सी एज वीकनेस? आपके आसपास के लोग आपकी कमियां, कहते थे ना पहले कि नंदक नियरे रखनी चाहिए। क्यों रखना चाहिए नंदक नियरे? क्योंकि वो हमारे को वीकनेस बताएगा, और वीकनेस बताएगा तो वीकनेस के लिए हमें हमारे आसपास लोगों को रखना चाहिए, और उनकी बातों को ऐसा नहीं कि यार वो मेरी बुराई हमेशा करता रहता है, लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है। वीकनेस बताने वाला भी कोई होना चाहिए, जब तो आप इंप्रूव करेंगे। हम तो सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोचूं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, कभी आगे जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकती। इट इज द बेस्ट टू डू
Be realistic now and help them face any unpleasant truths if possible. तो ध्यान रखें कि unpleasant truth जो कई बार होते हैं वो unpleasant भी होते हैं, तो उनको भी हमें face करना पड़ता है. तो मैं मेरे लिए ये, क्योंकि मैं बीइंग ए टीचर भी हूँ, एवरी टीचर वंस वाज अ स्टूडेंट, एवरी विनर वंस वाज अ लूजर, एवरी एक्सपर्ट वंस वाज अ बिगनर, बट ऑल ऑफ देम हैव क्रॉस्ड द ब्रिज लाइफ, जिसको हम कहते हैं और कॉल्ड लर्निंग. तो लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमें टीचर हो तो भी वो एक बार स्टूडेंट था, टीचर हो गया तो कोई बात नहीं, विनर लूजर था, एक्सपर्ट जो था वो बिगनर था. तो आप अगर आज वेटनरी फील्ड के या पशु चिकित्सक बनकर आपका लगता है बिगनिंग है, तो आप एक ना एक दिन जरूर एक्सपर्ट बन जाएंगे. तो आप ध्यान रखिए कि एक्सपर्ट जरूर बनना है और अपना अपना जो क्षेत्र है उसको पहचानना है, अपनी एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है. नाउ अपॉर्चुनिटीज, अ यूजफुल अप्रोच टू लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज. क्या है आपका स्ट्रेंथ्स को देखिए, आस्क योरसेल्फ वेदर दीज ओपन अप एनी अपॉर्चुनिटीज. क्या आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है जिसको आप ग्रेस्प कर सकते हैं. अल्टरनेटली लुक एट देयर वीकनेसेस एंड आस्क वेदर दे कुड ओपन अस अपॉर्चुनिटीज बाय एडमिटिंग देम. तो अपनी वीकनेस को हटाकर भी हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं. चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Change in technology, learning style, attitude, knowledge, skills, etc., and on both a broad and narrow spectrum or scale. Change may not always bring growth, but there is no growth without change. बहुत अच्छी quotation है. Change may not always bring growth. आप सोचेंगे कि हमेशा change किसको लेकर आएगा? ग्रोथ को. जरूरी नहीं है बदलाव हमेशा ग्रोथ लेकर आता है, बट देर इज नो ग्रेट ग्रोथ विदाउट चेंज. लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप अपने आप में, अपने प्रोसीजर्स में, अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं बनाएंगे, तो कोई भी चीज ग्रोथ नहीं कर पाएगी. ना आपका प्रोफेशन कर पाएगा, ना ही आप खुद कर पाएंगे. थ्रेट्स, व्हाट थ्रेट्स एक्सपोज देयर वीकनेसेस. कुड योर वीकनेस सीरियसली थ्रेटन देम. तो आपकी जो वीकनेस है ना, वही आपको थ्रेटन कर रही है. ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो रुकावटें हैं, तो आपको उनको पहचानना होगा. इज योर जॉब और डिमांड फॉर द थिंग्स दे डू चेंजिंग? इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटनिंग योर पोजीशन? देखिए बहुत अच्छी बात है. क्या जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है आपको नहीं आता है, जैसा कि आजकल चल रहा है, टेक्नोलॉजी में चल रहा है, आप इलाज कर रहे हैं, आप कोई ट्रेडिशनल पद्धति से कर रहे हैं, तो ये आपका चैलेंज है आपके लिए. आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा. अडॉप्ट जब करेंगे जब आप उसको सीख लेंगे. सो टुडेज स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस विल बी टुमारोज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस. Then the technological landscape requires constant upgrading of skills and proficiencies. आपको एक एक्शन प्लान बनाना है. ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको क्लास लिया या आपको आप बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा. तो आपका एक्शन प्लान जिंदगी का रोज का बनना चाहिए. और वो कैसा, इमीडिएटली वाला हमें नहीं चाहिए. देखिए 4 स्टेप लिखे हैं. थिंग्स दैट मस्ट बी एड्रेस इमीडिएटली. तो जो एकदम आज ही आप ग्रेस्प कर सकते हैं ना, चाहे कॉन्फिडेंस की बात कर लें, चाहे आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी एक मुद्दा आप हटा लें कि आज मैं मेरी इस वीकनेस को, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल, हटा दूंगा. देन नेक्स्ट इज थिंग्स दैट कैन बी हैंडल्ड नाउ. इमीडिएटली और नाउ में थोड़ा सा डिफरेंस है. थिंग्स दैट शुड बी रिसर्च फर्दर, थोड़ा समय दीजिए. एंड थिंग्स दैट शुड बी प्लान फॉर द फ्यूचर. हम आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में देख सकते हैं. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट अगेन जो मुझे दूसरा एस्पेक्ट दिया है आज की क्लास का, दैट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द वेटनरी ऑफिसर्स जॉब. जॉब कौन सी है आपकी? वेटनरी ऑफिसर्स. यानी कि बार बार एक ही बात कहूंगी, राजपत्रित अधिकारी हैं आप. अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझे, समाज के लिए आपको क्या करना है उस चीज को आपको पहचानना पड़ेगा. द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ वेटनरी ऑफिसर्स job play a significant role in their effectiveness, particularly because they must balance technical demands of the profession with interpersonal interactions and administrative responsibilities. बड़े जागर वर्ड्स आपने देखे यहाँ पर. आपको सबको बैलेंस करना है. बैलेंस कैसे होगा? आपका प्रोफेशन की डिमांड को बैलेंस करना है, आपके आपसे संबंध, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके रिलेशन. ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दिया कि आप तो भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं चलता है. सबको बैलेंस करना पड़ता है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरेक्शंस, एंड सबसे बड़ी बात, जहां आप राजपत्रित अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब. सो मैं बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों को आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं. पहला है प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म, ये आप जाने कि यानी कि प्रोफेशन कौन सा है, हम किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. हम वेटनेरियन हैं, हम वेटनरी ऑफिसर्स हैं. तो हमें वेटनरी जो हमारा प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्यों क्यों जरूरी है. ये बिहेवियरल ट्रेट्स क्या है? अडहेरेंस to ethical guidelines, maintaining transparency, respecting confidentiality, and being punctual and responsible in executing duties. This is the most important behavior. ये behavior आप आज से आत्मसात कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए.
बीइंग प्रोफेशनल, आपको क्या बहुत बार सुना होगा, आपको सब कहते हैं अरे प्रोफेशनल बनो। क्यों कहते हैं प्रोफेशनल? क्योंकि आपको एथिक्स को भी मेंटेन रखना है, आपको ट्रांसपेरेंसी को भी रखना है, अकाउंटेबिलिटी को भी रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को भी रखना है, पंचुअल भी रहना है और आपकी ड्यूटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना है। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, मैं कर चुकी हूँ आपसे। कई बार हम ऐसी आउटब्रेक्स की कंडीशंस में, इमरजेंसीज में फंस जाते हैं, जहां हमें अडेप्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। ओपन माइंडनेस, फ्लेक्सिबिलिटी से सोचें, द एबिलिटी टू क्विकली ऐसे सिचुएशंस और विलिंगली से काम करने को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अपने आप को आगे लेकर आए। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, बार बार बात हो रही है, कॉन्फिडेंस रखें डिसीजन मेकिंग में। आप एक टीम का जो है लीड कर रहे हैं, टीम वर्क से आपको काम करना है। और डिसीजन मेकिंग में अगर आपने डिसीजन कर लिया तो अकाउंटेबिलिटी भी रखिए, ऐसा नहीं कि आप सबऑर्डिनेट पे डाल दीजिए, because you must also be decisive during emergencies. Attention to details, तो आपको क्या करना है आप देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक क्लास भी हो चुकी है, वेटनरी रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन रखना है, पब्लिक हेल्थ के बारे में हमें कैसे रखना है, ट्रीटमेंट प्लान्स का क्या होना चाहिए। तो हमें ये सब चीजों को देखते हुए अपने बिहेवियर में क्या लाना है, हमें लाना है थॉरोनेस इन और रिव्यूइंग केसेस एंड अ सिस्टमिक अप्रोच टू रिकॉर्ड कीपिंग एंड रेगुलेशन एनफोर्समेंट। नेक्स्ट मैं बात कर चुकी हूँ एम्पैथी की। एम्पैथी के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट आपको लाइवस्टॉक ऑनर को देना है, और ह्यूमन एटीट्यूड जो मानवता का जो गुण है वो हमारे अंदर होगा, तभी हम लाइवस्टॉक ऑनर्स और जो हमारे पेट ओनर्स हैं उनका जो ध्यान रख पाएंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन हम बात कर चुके हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप देखेंगे किसी पशुपालक को समझाना हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को समझाना हो, तो हमारे अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन का। गुड लिसनिंग स्किल्स, मैं हमेशा कहती हूँ सुनिए ज्यादा और काम ज्यादा कीजिए। सुनिए और काम, और रिएक्ट करना एकदम अचानक से वो हमारा गुण नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है हम अचानक से रिएक्ट कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिंप्लीफाई करिए जो कॉम्प्लेक्स आपकी वेटनरी और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिचुएशंस हैं। कई बार हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होता है, अलग अलग तरीके के हमारे पास ऑडियंस है, आप उसके अंदर सिंपल करिए चीजों को। आपका जो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड डिप्लोमेसी, थोड़ा सा हमें डिप्लोमेसी से बात करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी झगड़े वगड़े कई बार हम ऐसी जगह पर जाते हैं, वहां हमें कामली बिहेव करते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर चुकी हूँ मैं। एथिकल जजमेंट, एथिकल जजमेंट, अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारा ट्रेड क्या है, कामनेस होनी चाहिए अंडर प्रेशर। बहुत प्रेशर है फिर भी हमें क्या करना है, अपने पेशेंट की, अपने आप को क्या काम रखते हुए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एकदम गुस्सा आ गया ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे लिए ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हम और समस्याओं में फट जाएंगे। हमें समस्या को समाधान करने के लिए बुलाया गया, हमें समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया। एथिकल जजमेंट काम करना है, इंटीग्रिटी रखनी है, एथिकल डिसीजन मेकिंग, फेयरनेस, ऑनेस्टी। मैंने आपको फिर से कहा, एक हमारा की जो एसेंस होना चाहिए लाइफ का वो है ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये हमें छोड़नी नहीं है। ये जार्गल वर्ड्स नहीं है कि सिर्फ मैंने बोले ये वर्ड्स आपने अडॉप्ट कर लिए। व्हेन इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एनिमल केयर और पब्लिक हेल्थ, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ से भी जुड़े हैं। अब आजकल वन हेल्थ आपको मालूम है कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी कि एनिमल का भी आपको हेल्थ देखना है, आपको ह्यूमन को भी उससे कंसर्न करना है, एनवायरमेंट को भी देखना है। तीनों की कंडीशन जब नॉर्मल होगी तभी जाके हमारा जो है वन हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ पाएगा। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। कोऑपरेटिव बने, ओपननेस रखें, अदर्स के दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। रिलायबिलिटी रखें टीम मेंबर के ऊपर, और जब तक आप डेलीगेट नहीं करेंगे आप उन पे विश्वास, बिलीव। एक थर्ड नंबर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, विश्वास। आप अपने सबॉर्डिनेट्स पे, सब पे विश्वास करना सीखें। द एबिलिटी टू फोस्टर अ कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर अमंग कलीग्स एंड योर स्टेक होल्डर्स। तो आपको अपने स्टेक होल्डर्स और कलीग्स के साथ क्या रखना है, कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर रखना है। पब्लिक रिलेशंस, बार बार हम बात कर रहे हैं, आउटरीच, क्योंकि आप गांव में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, एंगेज होते हैं। वेटनरी ऑफिसर्स ऑफन एंगेज विद द public during awareness campaigns about animal health, zoonotic disease, vaccination programs, infertility camps, treatment camps, and livestock management. Building good public relations is essential for program success and maintaining public trust. बहुत जरूरी है, आप अपना विश्वास जो है आपके अंदर होना चाहिए। जो लोग हैं, जो ऑनर्स हैं, वो आपके प्रति विश्वास रखें। स्किल्स होनी चाहिए, आप देखेंगे अप्रोचेबिलिटी, पता लगे डॉक्टर साहब मिलते ही नहीं है, अप्रोचेबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है बिहेवियरल ट्रेट्स में। परसिवनेस आपके अंदर होना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए दूसरों की चीजों को, दूसरों के आइडियाज को परसीव करें आप, और परसीव भी करें साथ के साथ। अपॉर्चुनिटी जो अप्रोच है लोगों का, आप ऐसा ना हो डॉक्टर साहब मिलते नहीं, जैसे मैंने कहा, तो ऐसा नहीं होगा। अप्रोच करेंगे तभी तो आप उनका काम कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होंगी एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। कल्चरल सेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी जानते हैं राजस्थान जो है, बड़े बड़े अलग अलग जो भाषाएं वो चेंज हो जाती हैं,
और भाषाओं के साथ व्यवहार भी जो है, बिहेवियर लोगों का बदलता है। तो हमें हर चीज़ का, कोई पाली में कोई पोस्टेड है, तो कोई आप देखेंगे एकदम दक्षिण में चले जाएँ, उदयपुर पोस्टेड है, डूंगरपुर पोस्टेड है। तो हमें हर तरीके के लोगों से उनकी कल्चरल जो सेंसिटिविटी है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज में हैं, आप सोसाइटी में हैं, आप वेटरनरी ऑफिसर की तरह सोसाइटी में उन लोगों के बीच में हैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जिनके प्रति हमें सेंसिबल होना है। तो रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस, हो सकता है आपका कल्चर उनसे मैच नहीं करता, तो हमें उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस उनका रिस्पेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है उनके लोकल कस्टम्स को, एंड द एबिलिटी टू टेलर कम्युनिकेशन एंड इंटरवेंशंस अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरवेंशंस करने हैं और कम्युनिकेट करना है। So these behavioral aspects, when developed and owned, can make a veterinary officer not only effective in their role, but also respected by colleagues, the public, and the animal owning community. ये सब कर लेंगे ना आप, इसमें से अगर एक एक आप आस्पेक्ट को पकड़ लेंगे, बिहेव अपने ऊपर डाला देंगे कि भाई मैं तो आज से थोड़ा थोड़ा इस चीज को अपनाता हूँ, तो देखिए आपका, आप खुद तो इफेक्टिव होंगे ही, क्योंकि आपने पर्सनैलिटी में चेंज कर लिया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया एज अ वेटनरी ऑफिसर, और आपकी रिस्पेक्ट देखिएगा कलीग्स में, समाज में, पब्लिक में और एनिमल ओनिंग कम्युनिटी में किस तरीके से बढ़ेगी। सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक आपको 5 मिनट में जल्दी से बता दूंगी की पॉइंट्स क्या हैं। बी योरसेल्फ, अडेप्टेबल टू चेंज, द एबिलिटी टू स्माइल, द पावर्स ऑफ 3 E's, education, experience and exposure, think and feel good about yourself, and attitude of gratitude, आभार व्यक्त करना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, अगर आप हर किसी का, जैसे मैंने कहा आज मुझे यहाँ मौका दिया है, शासन सचिव महोदय ने दिया है, SNMTI वाले लोगों ने दिया है, तो ये जो मौका है ना, जो बोलने का मौका आप लोगों से इंटरेक्ट करने का है, तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित भी करती हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड एज वेल, हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं रहना है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, हो सकता है कामयाब ना हो, कामयाबी एकदम ना मिले, लेकिन हमें आगे फेलियर से सबक लेते हुए बढ़ना है। Overcoming the guilt and worry, having clear goals, having value clarification, respect and value for people, clarification and communication, free from envy, ego निकालिए बाहर, ego बहुत जरूरी है निकालना, नहीं तो आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरों का आभार जताने में, क्यों मैं इसको धन्यवाद दूं, क्यों मेरे 4th क्लास को अगर वो मेरा बैग लेकर आया, मैंने, आपने कितने लोग ऐसे हैं, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगी, धन्यवाद देना सीखें। कहाँ? ईगो को रखकर धन्यवाद देना सीखेंगे तो आप देखेंगे आप कितने काइंड पर्सन होते हैं, आप कितनी जल्दी लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे। एबिलिटी टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस आपको करना है। डोंट कंप्लेन और क्रिटिसाइज ना करें दूसरों को, बहुत गंदी आदत है हमारी, उसने फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ये नहीं करना है हमें, हमें कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन करनी तो अपनी खुद की शिकायतें, अपनी वीकनेस देखकर उसको इंप्रूव कीजिए। आप दूसरों की कंप्लेंट, आप दूसरों को क्रिटिसाइज करके चेंज नहीं कर सकते। क्या आप चेंज कर सकते हैं दूसरों की बुराइयों को? कभी नहीं कर सकते, नेवर। तो किसकी बुराइयों को दूर कर सकते हैं, किसकी कमियों को? अपने आप। तो पहले उनको रिकॉग्नाइज करिए, फिर उसको दूर कीजिए। चैलेंजिंग योर बिलीव्स एंड फियर्स, डर को निकालना है। शिफ्टिंग द फोकस, फोकस बनिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा, अरे भाई वेटनरी ऑफिसर बन गए और अब क्या, हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमारे समाज में ये हो गया, वो हो गया, अब हमारा फोकस खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपको फोकस बनाए रखना है और किसी ना किसी चीज के लिए फोकस्ड हुई है, चाहे सोसाइटी को क्लियर करना है, चाहे मुझे सर्जरी में करना है, क्लिनिक्स में करना है, तो फोकस। डैम बहुत लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में काम करते हैं, पैथो में काम करते हैं, कोई पीएम का मास्टर है, कोई डायग्नोस्टिक ब्लड कैसे लेना है फिजियोलॉजी का है, कोई बायोकेमिस्ट्री का है। तो प्लीज आप अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको पहचानिए और उस पर काम करिए। आप कहिएगा मुझे, हमारे जो माननीय सेक्रेटरी साहब, उनका बहुत अच्छा विजन है, अगर वो अच्छा काम करता है तो मैं उसे उस हॉस्पिटल में लगाऊंगा जहां स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। देन शिफ्टिंग द फोकस, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कयास ना लगाएं, मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, नेवर गिव अप, कभी अपने आप को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, छोड़ना नहीं, अरे मैं तो नहीं कर सकता, ये करना ही नहीं है, कर सकते हो सब काम, कंटिन्यूसली पॉलिशिंग और ग्रूमिंग करनी है। आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन और ग्रूमिंग की जरूरत है, टेकिंग रेगुलर एक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कंपोनेंट्स क्या हैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए। बी पोलाइट एंड स्पीक स्वीटली, काइंड रहना है, पोलाइट रहना है। देखिए हमारा आभूषण है, कहते तो हैं कि महिलाओं का होता है, लेकिन आजकल सबका होता है। ठीक है, कोई तेज चिल्लाकर सोसाइटी में बात करेगा, हॉस्पिटल में बात करेगा, आपको कभी पसंद नहीं किया जाएगा। सो बी पोलाइट एंड स्पीक स्वीटली, कीप अवे फ्रॉम लाइज एंड फ्रॉड्स। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, झूठ को कम से कम, आपको झूठ को कम अपने डिक्शनरी में से निकाल देना है। वही लोग कहते हैं ना, कई मौके पे बोल जाते हैं, नहीं करना है, फ्रॉड से दूर रहना है। बहुत लोग आपको लालच देंगे, ऑनेस्टी से काम करिए, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं, सरकार ने आपको एक नौकरी दी है जो एक राजपत्रित अधिकारी की है। बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन, कंपटीशन करिए, अपने साथ वाले डॉक्टर से करिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड आपको समझनी पड़ेगी। एंगर एंड इरिटेशन आर योर एनिमीज, गुस्सा नहीं करना है,
स्पेयर टाइम फॉर सोशल सर्विस। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, 24 घंटे में से कुछ टाइम हमारे पास सोशल सर्विस के लिए भी होता है, तो प्लीज अपने आप को एंगेज करें, चाहे एनजीओ से जुड़े, चाहे खुद भी। अगर आप सोशल सर्विस क्या, अगर आप गरीबों को खाना खिलाते हो जाकर कोई एक तिथि पे, तो वो भी एक सोशल सर्विस है। बच्चों को पढ़ाने जाते हो, मेरे जैसे लोगों को बहुत, मुझे बहुत पसंद है गरीब के बच्चे को, या कुछ स्कूल में जाऊं जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, मैं उनको थोड़ा बताऊं, थोड़ा पढ़ाऊं उनको, तो ये भी एक सोशल सर्विस है। डेवलप योर क्रिएटिव पावर, अपनी क्रिएटिव जो आप कर सकते हैं उसकी क्रिएटिवनेस को पहले तो रिकॉग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और जब आप रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैं आपको श्योरली बताती हूँ, आप अपने अंदर ही उस पावर को महसूस करेंगे जिसको हम कहते हैं लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म, वो सब आपके अंदर आ जाएगा। नो द वैल्यू ऑफ टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम की जो इंपॉर्टेंस है, कीमत है समय की। समय सबके पास 24 घंटे है, सारा काम हमें करना है, सोना है, खाना है, फैमिली को समय देना है, तो प्लीज हॉस्पिटल का टाइम जो निश्चित है, पंचुअल रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो द वैल्यू ऑफ टाइम। सोसाइटी के लिए, अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे से कोई पूछता है ना वेटनरी ऑफिसर, आपके इंटरव्यू में क्या पूछा, मैं यही बोलती हूँ कि आप बोलो सोसाइटी के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए सर्व करना है। रिमेंबर दैट सोसाइटी इज आवर्स, ये सोसाइटी हमारी है, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं और उनको हमारी जरूरत है। लिव नॉट ओनली फॉर यू बट द सोसाइटी, हम अपने लिए तो हर कोई जीता है, सोसाइटी के लिए जीना सीखें। इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन लुक एट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, आप आपको महसूस कीजिए 6 महीने साल भर बाद आपसे मैं ये पूछूंगी, तुरंत अगर मुझे मौका मिला तो जरूर मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगी, मैं पूछूंगी आपने सोसाइटी को क्या दिया, इन 6 महीने में आपने ऐसा क्या काम किया जो आपके लिए आप सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, क्या पता वो काम किस लेवल का है, हमें भी पता चले, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले, और आपने कंट्रीब्यूट क्या किया सोसाइटी को, क्या उनकी नीड्स को पूरा किया। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट विद फुल अवेयरनेस, डिले इन डिसीजंस विल ब्रिंग फेलियर फॉर यू, enroll yourself as a member of institutions engaged for the betterment of society। तो कुल मिला के अपने आप को, इंस्टीट्यूशन क्या है, सब इंस्टीट्यूशन है, आपका वेटरनरी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, समाज भी इंस्टीट्यूशन है, तो समाज के लिए हमें एंगेज करके रखना है, बेटरमेंट के लिए हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। डोंट बी ग्रीडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बार बार कह रही हूँ, लालची नहीं होना है, फ्रॉड से दूर रहना है, जेनरस रहना है, ऑनेस्टी से, एथिकल जो हम बात करते हैं बार बार, एथिक्स को मानना है, डोंट बी अक्यूमुलेटिव एंड बी शेयरिंग, और हर चीज जो है वो शेयरिंग मोड में रखनी है। बताने से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाती है, नॉलेज तो हमेशा बढ़ती है बताने से। हाउ टू गेट वेल ऑन योर जॉब, ऑलवेज बी पंचुअल। मैं मानती हूँ कि अगर आप आधा काम आप कर देंगे, अगर आप पंचुअल रहेंगे, हॉस्पिटल पे समय पे जाइए, समय पे बंद कीजिए, अगर अगर बाद में भी आपको रुकना पड़े तो रुकिए, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। 3 बज गए, आपने कहा हॉस्पिटल तो बंद हो गया, जाओ जाओ, मैं नहीं देखता आपके एनिमल, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक आपकी पर्सनैलिटी को। आपको रुकना भी पड़े तो रुक जाइए, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा, ऐसा क्या कर लेंगे हम लोग, अनलेस अंटिल हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो ऑलवेज बी पंक्चुअल, टाइम पे रहें, सुबह जो आपका टाइम है हॉस्पिटल टाइम उस पर आप पहुंच जाएं, और शाम तक जो आपका टाइम 3 बजे तक का है रुके अगर आपको जरूरत पड़े तो, और पंक्चुअल रहे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने कहा है तो हमें रुकना पड़ेगा, नहीं, दिल से रुके। जब तक आप दिल से इस प्रोफेशन को नहीं अपनाएंगे, आगे प्रोफेशन ग्रोथ नहीं करेगा। डोंट वेस्ट मटेरियल्स, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना चीजों को संभाल के रखना है, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी की हमें मिल गई है, रिम बस खर्च करते जाइए, पर्सनल यूज का कुछ नहीं, हमें हमें क्या करना है, हमें उस कम संसाधनों में उसका जो यूटिलिटी है, उसका यूटिलाइजेशन है, उसको बहुत अच्छे से करना है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम बर्बाद ना करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी है, मैं जानती हूँ सबका जो लेवल होता है वो एक सा नहीं होता है ना, सब चीजों को कोई लोग अंडरस्टैंड थोड़ा धीरे करते हैं, और उस चीज का प्रोफेशनलिज्म में भी थोड़ा थोड़ा होता है, कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, हमारी एबिलिटी के अनुसार बहुत अच्छा काम करना है। इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन एवरी वे, अपने आप को हर तरीके से, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी है, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखें। टेक एन इंटरेस्ट इन योर वर्क, अपने काम में जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बी विलिंग, इच्छा से काम करें, चीयरफुल, खुश रहें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्वायर रिलेवेंट स्किल्स, और स्किल्स को एक्वायर करें, लुक अहेड टू। थैंक यू सो मच। प्रोबेबली अब कुछ स्टूडेंट्स अगर हाथ रेस करना चाहते हैं, अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं तो